नवंबर 2020, द मच अवेटेड मंथ। ये एक मच अवेटेड मंथ क्यों है? क्योंकि अभी हमारे सारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं। बारी आती है मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन में हमारी एक रियल फाइट रहती है। क्यों? बिकॉज ये एक ऐसा एलिमेंट है हमारी प्रिपरेशन का, ऐसा एलिमेंट है हमारे एग्जामिनेशंस का जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि हम उस फाइनल लिस्ट में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। मेंस एग्जामिनेशन में मैं मानती हूं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से हम लोग क्वालिफाई होके ही मेंस एग्जामिनेशन तक आते हैं। स्टेप 2 हम लोग स्टेप 1 से क्रॉस करके ही आते हैं। बट इंपॉर्टेंस क्या रखता है? प्रीलिम्स के मार्क्स आपके इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं अगर मैं फाइनल लिस्ट की बात करूं। मेंस एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पर ही आप ये डिसाइड होता है कि आपको वो जॉब मिल रही है या फिर नहीं मिलेगी, आपका नाम उस लिस्ट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर मैं पीओ एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये जो हमारा सेकेंड स्टेप है यही हमें हेल्प करेगा कि हम लोग अब हमारे थर्ड स्टेप पे पहुंचे, दैट मीन्स इंटरव्यू। उसकी बात भी करें तो भी हमारा मेन जो रोल रहेगा वो मेंस एग्जामिनेशन का ही रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं अभी की बात करूं तो आपके आईबीपीएस पीओ और आरबीआई असिस्टेंट की डेट्स आ चुकी हैं आपके एग्जामिनेशन की। आरआरबी पीओ और क्लर्क की डेट्स अभी तक नहीं आई हैं, बट एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि जो आपके दोनों एग्जामिनेशन होंगे ये भी नवंबर में आए। तो अगर मैं एज अ ओवरव्यू देखूं, एज अ होल देखूं, जितने भी एग्जामिनेशन इस ईयर के थे सभी के सभी नवंबर में आ रहे हैं। दैट मीन्स इट इज अ वेरी क्रूशियल मंथ फॉर अस। तो इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे मास्टर प्लान। मास्टर प्लान किसका? ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स का। यहां पे मेरा मोटिव है आपको एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स दिलवाने का नहीं, बट आपको मेंस एग्जामिनेशन से क्लियर करवा के इंटरव्यू तक लेके जाना, या फिर आपको आपका नाम फाइनल लिस्ट में दिखे, उसका प्लान हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली मेंस एग्जामिनेशन इज अ रियल फाइट। यू हैव टू फाइट अमंग द एस्पिरेंट्स जो कि बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं जॉब लेने के लिए, जैसे कि आप हो। यहाँ पे हम लोग, हमारा जो मेन मोटिव रहेगा दैट इज ऑफ कॉन्करिंग नवंबर मंथ। अगर हम लोग इसको कॉन्कर कर जाएंगे ना, इसको जीत जाएंगे, तो हमारे जो सपने हैं, हमारी जो ड्रीम्स हैं, डेफिनेटली पूरी होंगी। इस प्लान के अंदर बेसिकली क्या रहने वाला है? सारे सब्जेक्ट्स की मैंने आपसे बात की, लेकिन हर एक वो छोटी से छोटी चीज जो कि आपके मन में डाउट प्रिपेयर करती हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए, डाउट क्रिएट करती हैं कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। हम लोग पैटर्न की तो बात करेंगे, टॉपिक्स की भी बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, बट मेन जो मेंस एग्जामिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंस रखती है वो चीज क्या है कि हमें क्या करना है और क्या छोड़ना है। हमेशा हम लोग सब कहते हैं कि हमें स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, लेकिन ये जो स्मार्ट स्टडी है ना, ये होती कैसे है? ये डाउट जो है आपके मन में बहुत बार आता होगा कि स्मार्ट स्टडी मैंने सुन तो लिया सबसे, बट ये स्मार्ट स्टडी मैं करूंगा कैसे? वो स्मार्ट स्टडी आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक भी है तो उसको एवरेज रख के मेंस एग्जामिनेशन क्लियर कैसे किया जाए, ये भी पॉसिबल है। तो बेसिकली सब चीजें डिस्कस होंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्केड्यूल डिस्कस करूंगी कि आपको इतने घंटे देने हैं इस सब्जेक्ट को, इतने घंटे देने हैं इस सब्जेक्ट को, फिर उसकी बाइफर्केशन करनी है। ऐसे मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगी, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगी कि ये जो आपके पास रफली 30 to 40 डेज, या मैं कहूँ उससे कम भी, अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूं कि आपकी डेट्स कभी भी आ सकती हैं, तो रफली 1 महीना है या फिर उससे भी कम है, तो उसमें स्मार्ट स्टडी ही करनी पड़ेगी आपको, ताकि आप लोग इस मंथ को, इस एग्जामिनेशन को कॉन्कर कर सको। जैसे कि आप सबको भी पता है कि मैंने भी लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस दिए थे, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि आई एम सिलेक्टेड एज एन LICWO एज वेल एज SBI PO। तो मुझे ये आइडिया है कि इस पूरी ड्यूरेशन ऑफ मंथ को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, हमें अपने आप को कैसे एफिशिएंट बनाना है। अभी तक जो हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ही नॉर्मल रूटीन की तरफ से कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन अब कहाँ की बारी आती है
कि अब हमें स्मार्टली कैसे वर्क करना है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ पैटर्न को डिस्कस करेंगे, ताकि जिनको भी आइडिया नहीं है कि पैटर्न कैसा आता है, क्या टाइमिंग्स रहती है, तो उनको भी थोड़ा बहुत पैटर्न का आइडिया लग जाए। बात है IBPS PO की। इसमें आप लोग देख सकते हो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। रीजनिंग आता है, इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा एनालिसिस, जर्नल इकोनॉमी एंड आपका यहाँ पे ये चारों सब्जेक्ट्स आएंगे, प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। यहाँ पे अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो इनकी बाइफर्केशन विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे की गई है। ऑल्सो बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे आपकी सेक्शनल टाइमिंग रहती है। जैसे आप लोग अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आए हो, वहां भी आपके पास 20 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग रहती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हर एक सेक्शन के लिए यू विल बी हैविंग सेक्शनल टाइमिंग। दैट मीन्स अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन खुला है तो उसको उतने ही मिनट मिलेंगे, उसके बाद क्लोज होके नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमने बाइफर्केशन कर ली सेक्शनल वाइज की। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्टिव भी आता है। डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे 2 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स मतलब 25 मार्क्स का आता है, और इसके लिए 30 मिनट्स मिलेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव की जो पूरी बात है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सब मैं आपको डिटेल में फर्दर इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहना। उसके बाद हम लोग बात किसकी करेंगे, RRB PO की। RRB PO में आप ये देख सकते हो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा चेंज आता है। यहाँ पे चेंज क्या आता है कि हमारे पास यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहती है, हमारे पास यहाँ पे कॉम्पोजिट टाइम रहेगा 120 मिनट्स का। दैट मीन्स आपके पास 2 घंटे रहेंगे कॉम्पोजिट टाइम, जिसमें आपको ये सारे सेक्शंस पूरे करने होंगे। सेक्शनल टाइमिंग में तो यू विल बी गेटिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन विद अ पर्टिकुलर टाइमिंग, लेकिन यहाँ पे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि मैं किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करूं कि मेरा पूरा पेपर इन 2 घंटे में खत्म हो जाए। एंड बाइफर्केशन आप यहाँ पे इनकी देख सकते हो कि हमारे पास रीजनिंग आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स आएगी, जनरल अवेयरनेस तो आएगी ही। उसके बाद बात रहती है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, मतलब आपने यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट को चूज किया है। अगर इंग्लिश चूज किया है तो आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन वहां पे मतलब आप खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो, और अगर हिंदी है तो भी वहां पे एक ऑप्शन ऊपर रहता है, वहां से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड लास्ट में आपके पास रहती है कंप्यूटर नॉलेज। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके RRB PO में आएंगे। आप एक बार इनकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स और टाइमिंग्स देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन पे। नेक्स्ट एग्जामिनेशन हमारे पास आएगा RBI असिस्टेंट का, जिसकी ऑलरेडी हमारे पास डेट्स आ चुकी हैं। RBI असिस्टेंट में भी सेम है, आपके पास सेक्शनल टाइमिंग्स यहाँ पे रहेंगी। सब्जेक्ट्स आपके पास इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड GA, जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स एंड टाइमिंग्स आपके सामने है। दैट मीन्स यू कैन सी अ पैटर्न कि आपके ऐसे सेक्शंस आएंगे। और एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ आपको कि आप ये मत समझना कि यहाँ पे पहले इंग्लिश का खुलेगा, फिर क्वांट का, फिर रीजनिंग का। ये ऑर्डर वाइज नहीं है। जैसा कि ऑर्डर रहेगा एग्जामिनेशन में वो आपको उस टाइम पता चल जाएगा जब भी आप अपने एग्जामिनेशन देने जाओगे, तो इस ऑर्डर में नहीं आएगा। दैट इज अ डिस्क्लेमर कि आप समझ लो कि पहले इंग्लिश आएगा फिर क्वांट आएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा RRB क्लर्क। RRB क्लर्क में भी जैसे मैंने आपको RRB PO में बताया था कॉम्पोजिट टाइमिंग, सिमिलरली RRB क्लर्क में भी आपकी कॉम्पोजिट टाइमिंग है। कॉम्पोजिट टाइमिंग कैसे है, आपके पास यहाँ पे सेक्शंस वही रहेंगे, रीजनिंग, क्वांट, GA, कंप्यूटर एंड इंग्लिश और हिंदी। मतलब आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है अपने एग्जामिनेशन मोड के लिए, मतलब अपने एग्जामिनेशन देने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज और इधर हिंदी लैंग्वेज, वो आपके पास टैब वहां पे ओपन रहेगा, वहां पे आप क्लिक करके उसको दे सकते हो। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स एंड टाइमिंग्स ये आपके सामने है। तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो PO के अंदर अलग मार्क्स हैं, अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हर एग्जामिनेशन, हर एक सेक्शन के, और क्लरिकल के अंदर अलग है। तो बेसिकली ये एक बहुत ज्यादा बेसिक चीज होती है कि आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो उसका पैटर्न कैसा रहने वाला है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
तो अब पैटर्न तो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह के हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बात रहती है कि किस लेवल का एग्जामिनेशन आएगा। अगर मैं इन सारे एग्जामिनेशंस को देखूं तो इनको मैं रैंकिंग देना चाहूंगी लेवल वाइज, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि कौन सा लेवल, किस एग्जामिनेशन का लेवल हाई रहने वाला है और किस एग्जामिनेशन का लेवल कंपैरेटिवली लो रहने वाला है। तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू, वी विल रैंक द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम हाई टू लो। हाई टू लो में रैंकिंग सबसे पहली हमने किसको दी है, IBPS PO को। अगर मैं इन सारे एग्जामिनेशंस को कंपेयर करूं एक दूसरे से तो IBPS PO का लेवल जो रहेगा कंपैरेटिवली टफ रहेगा। जिसने एग्जामिनेशन दिया है उसको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि ये इसका लेवल कैसा आता है। उसके बाद रहेगा RRB PO, दैट मीन्स PO एग्जामिनेशन का लेवल आपका असिस्टेंट एग्जामिनेशन से टफ ही रहने वाला है। RRB PO का कंपैरेटिवली IBPS PO से इजी रहेगा। उसके बाद आएगा RBI असिस्टेंट। यहां पे एक छोटी सी और बात, RBI असिस्टेंट का हालांकि मैं मानती हूं कि लेवल कंपैरेटिवली इजी होगा, लेकिन ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके अंदर जो सीट्स होती है ना बहुत ज्यादा कम होती हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेड होती हैं। अब बाकी एग्जामिनेशन में आपके पास बहुत सारी सीट्स होती है ना, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, लेकिन RBI असिस्टेंट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें क्वेश्चंस डूएबल होंगे, आपसे डेफिनेटली डूएबल होंगे, लेकिन आपको अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि मैं पूरे पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर सकूं। बिकॉज जिस एस्पिरेंट ने सबसे ज्यादा पेपर अटेम्प्ट किया, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रखी, सिलेक्शन उसी का ही होगा। अगर आपकी स्टेट में 2 सीट्स हैं तो आप ये सोचो ना कि आप उन 2 सीट्स में कैसे फाइट करने वाले हो। आपको भी आइडिया है कि इस एग्जामिनेशन के लिए अगर मैं पूरा पेपर करके आता हूं, मैं पूरा इन द सेंस 100 on 100 नहीं बोल रही हूं, बट पूरा पेपर आपको भी पता है कि आपको कितना करना है टू सिक्योर दैट 1 सीट आउट ऑफ दोज 2 सीट्स। तो यहां पे आपको अटेम्प्ट ज्यादा रखने हैं, एक्यूरेसी ज्यादा रखनी है, लेवल कंपैरेटिवली इजी रहेगा। एंड लास्ट में हमारे पास है RRB क्लर्क। इसका तो सबसे ज्यादा इजी लेवल रहेगा, लेकिन बात वहीं आती है, अगर कट ऑफ हाई जाती है उसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं। लेवल इजी है तो डेफिनेट सी बात है ना, आप क्वेश्चंस भी उतने अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दिस वाज रैंकिंग 1 to 4, दैट मीन्स हाई टू लो हमने इन एग्जामिनेशंस को रैंक किया है। अब यहाँ पे प्रिपरेशन के 2 एस्पेक्ट्स रहने वाले हैं। 2 तरीके के एस्पिरेंट्स रहेंगे। एक जो चाहते हैं कि हम लोग फुल स्टडी करें, कंप्लीट स्टडी करें, उसका मतलब ये है कि दे डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग, उनको सब करना है, सब अच्छे से करना है, वो एस्पिरेंट्स रहेंगे। दूसरे एस्पिरेंट्स रहेंगे जिनको स्मार्ट स्टडी करनी है, जिनको ये अच्छा लगेगा कि मुझे अपने वीक एरियाज को एवरेज रख के बाकी सेक्शंस में ज्यादा स्कोर करके कैसे एग्जामिनेशन क्लियर किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूंगी ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है, कंप्लीट स्टडी, जिनको पूरी की पूरी एज अ होल स्टडी करनी है, ये उनके लिए है। सेक्शन में स्टार्ट करूंगी रीजनिंग से। रीजनिंग में यहाँ पे आपके पास देखोगे आप तो बाइफर्केशन है 2 तरीके की, व्हिच इज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस टॉपिक्स। जब भी आप रीजनिंग का नाम सुनते हो तो आपके माइंड में हमेशा एक ही चीज स्ट्राइक करती है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स को ही सिर्फ करके एग्जामिनेशन क्लियर कर सको। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस रखेंगी और दोनों ही चीजों को हमें बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। तो यहाँ पे आपके पास किस किस टाइप की आ सकती है, बॉक्स पजल आ सकती है, डे, ईयर, मंथ, एज, इन फैक्टर्स की पजल आपको देखने को मिल सकती है। और कौन सी आ सकती है, लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर बॉक्स में होगा, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, कोई सी भी शेप की आपको सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे मिल सकती है। अगर मैं मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करूं तो आपके मेंस एग्जामिनेशन में कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, ब्लड रिलेशन तो डेफिनेटली आएगा, 2 एस्पेक्ट से आएगा, दोनों बताऊंगी। इनइक्वालिटीज भी आती हैं, कौन सी आती है, कोडेड वाली आती हैं, कोडेड इनइक्वालिटीज आती हैं, आपको भी पता है। उसके बाद आएगा इनपुट आउटपुट, दैट मींस मशीन इनपुट आउटपुट, ये भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब मैं ब्लड रिलेशन की अगर बात करूं, इसके 2 एस्पेक्ट्स बनते हैं, इसके 2 टाइप्स बनते हैं। पहला ब्लड रिलेशन है कोडेड ब्लड रिलेशन, जिसमें आपको कोड्स गिवन होंगे, उस अकॉर्डिंग आपको ब्लड रिलेशन बनाना है। दूसरा टाइप क्या है, आपको पजल या सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर ब्लड रिलेशन का
दिया होगा टॉपिक, मतलब ब्लड रिलेशन से कनेक्ट करी होगी वो पजल और वो आपको सॉल्व करनी होगी। ज्यादा जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में पजल सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेंगी, उसमें एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि आपका यहाँ पे ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल आ सकती है, बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लगती है, लेकिन अगर हमें एक बार भी समझ में आ गई है तो हमसे बहुत इजीली बन सकती है। तो आप ये मान के चलो कि आपका ब्लड रिलेशन जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपकी जो पजल सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी स्ट्रांग हो जाए। और कोडेड ब्लड रिलेशन है, मतलब अगर आपको कोडिंग समझ में आ जाती है तो उससे भी आपका बहुत अच्छे से ये ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो सकता है। तो ये मिसलेनियस टॉपिक्स थे, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। हो सकता है कि किसी और टॉपिक में से भी क्वेश्चन आ जाए, रेयर चांस रहेगा बट हो सकता है ना, हम लोग कभी भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है आपके लिए। उसके बाद में अगर बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे किस किस टाइप की पजल आएंगे किस किस एग्जामिनेशन के अंदर, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी IBPS PO की, क्योंकि हमने इसको रैंकिंग दी थी नंबर 1। IBPS PO में आपके पास जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आएगी, यहाँ पे आप लोग पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मान के चलना। जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपके पास IBPS PO के अंदर आती हैं वो 3 to 4 वेरिएबल होती हैं, प्लस उनमें ब्लड रिलेशन भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि यहाँ पे जो पजल्स होती हैं वो डुएबल भी हो सकती हैं, कंफ्यूजिंग भी हो सकती है और अनडुएबल भी हो सकती हैं। मतलब इनको हमने क्या करना होता है, स्किप करना होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये स्किपेबल होती हैं, ये डुएबल होती हैं, और ये हमारे ऊपर है कि हम लोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। पजल सीटिंग अरेंजमेंट्स का लेवल इसमें क्या रहता है ये भी बता देती हूं, मॉडरेट टू हाई रहेगा, क्योंकि इसको रैंकिंग हमने क्या दी थी, नंबर 1। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आता है RRB PO। RRB PO के अंदर पजल सिटिंग अरेंजमेंट जो आपकी रहेगी कंपैरेटिवली इजी रहेंगी IBPS PO से। यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल पजल देखने को मिलेंगी और डुएबल होंगी, साथ ही साथ मैं बोल सकती हूँ कंफ्यूजिंग भी हो सकती हैं, बट टू सम एक्सटेंट, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं आएंगी। ये वाली पजल्स तो सब कर लेते हैं, बट बात आती है कि इन कंफ्यूजिंग में कौन कर पाता है और कौन नहीं कर पाता है। जो कर पाता है वो एस्पिरेंट होता है जिसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है। जो नहीं कर पाता वो एस्पिरेंट होता है जिसको थोड़ा सा रहता है कि यार मैंने 4-5 क्वेश्चन कर लिया, मेरे से पजल हो जाएगी, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये भी डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपके इसके अंदर कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। आगे बात करती हूँ RBI असिस्टेंट की और RRB क्लर्क की। यहाँ पे आपके पास 2 से 3 वेरिएबल की पजल आएगी, कंपैरेटिवली इजी होगी और डुएबल होगी, कंफ्यूजिंग नहीं होगी, अनडुएबल नहीं होगी, डुएबल पजल्स होंगी, इजी होंगी। 2 से 3 वेरिएबल आसानी से बन जाएंगे अगर आप लोग मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। RBI असिस्टेंट की जैसे मैंने पहले बात करी, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसको या फिर इस एलिमेंट को कंसीडर करके चलो। आपको बनानी है तो सब बनानी है, एक्यूरेसी के साथ बनानी है। यहाँ पे रीजनिंग की मैंने पजल की टाइप ऑफ पजल्स की बात कर ली है। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, टॉपिक वाइज स्टडी की। टॉपिक वाइज स्टडी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी कि मिसलेनियस टॉपिक्स हमारे कैसे कैसे आएंगे इसके अंदर ही। टॉपिक वाइज स्टडी में अभी मैं किसका प्लान डिस्कस कर रही हूं, पजल्स का, क्योंकि मैंने आपको पहले वो बताया। यहाँ पे आपके पास काफी सारे टाइप्स की होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया क्या क्या टाइप्स हमारे रहते हैं। आप कैसे कर सकते हो, अपने डेज को कैसे प्लान कर सकते हो, ये जो आपका रफली 1 मंथ बचा है। शुरू करो आप लीनियर पजल से, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट से। पहले दिन उसके मॉडरेट क्वेश्चन कर लो, मतलब ठीक लेवल के जो हमारे मेंस एग्जामिनेशन सेंट्रिक होते हैं, वो आप 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो। अदरवाइज आप 3 क्वेश्चन करोगे तो भी चलेगा। 4 से 5 मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है जो कर सकता है, जिसको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन 3 करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद मैं बात करूंगी हाई लेवल की। हाई लेवल मतलब जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, कंफ्यूजिंग पजल्स होती हैं, कंफ्यूजिंग सीटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं। उसके आप 2 क्वेश्चंस करोगे, इन 2 दिनों को आप ऐसे चलाओगे।
2 दिन का प्लान हुआ। तीसरे दिन आपको क्या करना है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट उठानी है। सिमिलरली उसके मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, 4 से 5 या फिर 3 भी कर सकते हो, और हाई लेवल कंफ्यूजिंग वाली 2 कर सकते हो। 4 दिन का प्लान आपका पूरा हुआ। उसके बाद जितने भी टाइप्स हैं, डे पजल, मंथ पजल, एज बेस्ड पजल, उसको अगर आपको इस पैटर्न से चलाना है तो डेफिनेटली आप चला सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी डे पजल 1 दिन में कंप्लीट हो सकती है तो 1 दिन में डे पजल को कंप्लीट करके नेक्स्ट डे आप एज बेस्ड पजल कर लो, तो आपका जो प्रिपरेशन का पेस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जस्ट एक ऑन एन एवरेज बताया कि अगर आप एक टॉपिक को 2 दिन भी देते हो इस तरीके से तो आपका हो सकता है प्रिपरेशन बहुत अच्छे से। ये मैं सिर्फ और सिर्फ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ। आपको इस पैटर्न में सारे के सारे टाइप्स को चलाना है ताकि कोई भी जो टाइप है वो आपका यहां से छूट ना जाए। नेक्स्ट मैं किसकी बात करूंगी यहाँ पे, मिसलेनियस क्वेश्चंस की। मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले पजल का बताया, अब मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको इनपुट आउटपुट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप क्या करोगे, पहले दिन इनपुट आउटपुट के मॉडरेट 2 से 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अगले दिन सेकेंड डे हाई लेवल के 2 क्वेश्चंस करोगे ताकि जो भी कंफ्यूजिंग इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हैं वो आपसे हो जाए सॉल्व, अगर एग्जामिनेशन में ऐसे आ जाए तो। ठीक है, इसका भी आपका 2 दिन का प्लान चल सकता है। साथ साथ में आपको अपने मिसलेनियस टॉपिक्स को डे 1 डे 2 ऐसे करके डिवाइड करना है तो अच्छे से हर एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगी कोडिंग डिकोडिंग की। ये भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। सिमिलर पैटर्न, पहले दिन आपको मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, दूसरे दिन आपको हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं। इससे आपकी कोडिंग डिकोडिंग 2 दिन में पक्की हो सकती है क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर है। व्हाट डू यू नीड नाउ, जस्ट गार्निशिंग। उसके बाद आती है ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन जैसे मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्राई सॉल्विंग द पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स ब्लड रिलेशन की। अगर आपको एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस नहीं करने हैं तो भी चलेगा, क्योंकि जो आपके सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के अंदर क्वेश्चंस आएंगे ना, उसके अंदर आपके जो ब्लड रिलेशन रहेगा ना वहां से भी बन जाएगा। तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से बना लेते हो तो ये मान के चलो कि आपका ब्लड रिलेशन यहां से स्ट्रांग हो जाएगा। दोनों एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे, पजल के भी और मिसलेनियस टॉपिक के भी। अब बात आती है कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इजी लेवल से मेरा मतलब क्या है, बहुत डुएबल होते हैं, लेकिन हमें कुछ नए टाइप के लगते हैं, नए पैटर्न के लगते हैं तो हम लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लोग पास्ट ईयर ट्रेंड्स को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, तो अगर आप लोग एक दिन 5 से 6 क्वेश्चन इसको भी दे दोगे तो आप यहां से भी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये मैंने बात की आपसे मिसलेनियस टॉपिक्स की और पजल्स की। अब एक चीज मैं छोटी सी बात करूंगी, हमारी जो कंप्लीट स्टडी रहती है, हमारी जो प्रिपरेशन रहती है ना, वो किस तरीके से होती है। पिज्जा हम सब लोग खाते हैं, हम सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं पिज्जा खाना, लेकिन आपने शायद हो सकता है देखा हो कि कैसे बनता है, हो सकता है कि ना देखा हो कैसे बनता है, सिर्फ खाने में इंजॉय हम लोग करते हैं, खाने में इंटरेस्ट रखते हैं। हो सकता है किसी ने बनाया भी हो, है ना, सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं। जिसने तो सिर्फ खाया है, देखा नहीं कि बनाया कैसा है, उसको ये नहीं पता कि उसको बनाने के पीछे कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, राइट। जिसने देखा है बनाते हुए वो ये चीज फील कर सकता है कि हाँ इतनी मेहनत लगती है और शायद ये काम मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इसको बना सकता हूँ, मैं भी इस रिजल्ट को एंजॉय कर सकता हूँ। तीसरे वो होते हैं जो खुद से बनाते हैं ना। हम लोग घर पे, अब जैसे लॉकडाउन लगा था तो सब कुछ घर पे बनाना होता था ना, बाहर से तो कुछ खाना नहीं था, पिज्जा बनाते थे, सब कुछ बनाते थे, है ना। बनाने में कितनी मेहनत लगती थी। तो हमारी जो स्टडी होती है ना वो भी इस पिज्जा की तरह ही चलती है। कैसे चलेगी, पिज्जा का सबसे पहले क्या तैयार होता है, बेस तैयार होगा ना। बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो बनने के बाद भी सॉफ्ट रहे, थोड़ा सा क्रंची, थोड़ा सा सॉफ्ट, है ना, ताकि हमारे जो एज अ होल पिज्जा का टेस्ट आए वो बहुत ज्यादा अमेजिंग आए। तो बेस तो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बेस आप ऑलरेडी बना चुके हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करके, बहुत अच्छा बेस बन गया आपका। नेक्स्ट बात किसकी आती है, सॉसेज एंड टॉपिंग्स। आप लोग बेस पे सॉस लगाओगे, चीज लगाओगे, बहुत कुछ लगाओगे, वेजिटेबल्स लगाओगे, टॉपिंग्स लगाओगे अलग अलग तरीके की। सॉसेज एंड टॉपिंग्स आप लगाओगे तो वो आपका सेकंड स्टेप होता है।
इससे आप क्या कर रहे हो कि आप अपने बेस को इनहैंस करके मेंस की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मॉडरेट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। इजी आपने किए, मॉडरेट आप कर रहे हो, इनहैंस किया आपने। उसके बाद आप क्या करते हो, गार्निशिंग करी, फिर आप क्या करोगे, उसको अवन में डाल दोगे। ऑरिगेनो डाला, ऊपर से चिली फ्लेक्स डाले, थोड़ा सा चीज स्प्रेड किया और उसको अवन में डाल दिया। अवन में डाल के उसको क्या लगेगी, हीट लगेगी, बहुत ज्यादा हीट लगेगी। तो क्या होगा, आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो जाए। आप उस कहते हैं ना कि हम लोग मेहनत करते हैं तो आपको एक तपस्या करनी पड़ती है ना। हम लोग काफी सुनते हैं कि हम लोग अगर स्टडी करते हैं ना तो वो भी एक तपस्या की तरह होती है। तो ये वही तपस्या जो आप करते हो या जो आपको करनी है। अवन में आपने उसको डाल दिया, आप उसको देख रहे हो आपके कैसे बन रहा है, चीज कैसे मेल्ट हो रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, अवन से उसको बाहर निकालोगे, प्लेटिंग कर दोगे उसकी, है ना। अगर आपने पहले ओरिगेनो नहीं डाला तो बाद में थोड़ा सा और डाल लोगे। जैसे मैं तो पहले डाल लेती हूँ, मुझे बाद में नहीं अच्छा लगता, आपको बाद में अच्छा लगता तो आप बाद में डाल लेना। प्लेटिंग आपने कर ली, अब आप क्या करोगे, उसको खाओगे और क्या करोगे, एंजॉय करोगे कि कैसा बना है, मेरी मेहनत का फल कैसा आया। तो ये जो आपकी प्लेटिंग और एंजॉयमेंट है, ये आपका क्या है, रिजल्ट, कि आपका नाम कहां पे आ गया, आपकी फाइनल लिस्ट में आ गया, जो कि डेफिनेटली आएगा अगर आप लोग अपने हार्ड वर्क को बहुत ज्यादा हार्ड तो करोगे, साथ में स्मार्टली भी काम करोगे। तो ये आपकी जो प्रिपरेशन है ना, एक पिज्जा की तरह चलती है। आई होप अब आपको ये जो स्टेप्स होंगे ना, आपको हमेशा दिमाग में फिट रहेंगे कि मुझे अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, मुझे जो मैं अपना पिज्जा बना रहा हूं ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आना चाहिए कि किसी ने ऐसा खाया ही ना हो कभी, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात किसकी करेंगे, आई होप आपको ये चीज अब ध्यान में रहेगी। नेक्स्ट बात हम किसकी करेंगे अब, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो। पहला क्या आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। हम लोग जब भी मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, क्वांट सुनते हैं तो स्ट्राइक करता है डीआई। क्या स्ट्राइक करेगा, अर्थमेटिक। ये तो स्ट्राइक कर जाएगा, वो स्ट्राइक नहीं करेगा आपके माइंड में। बट आपको लगता है कि क्वांट में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक भी 2 तरीके से आता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं आजकल और ऑप्शंस वाले होते हैं, ये भी मैं बताती हूँ किस टाइप के होते हैं। उसके बाद आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे आपकी डेटा सफिशिएंसी होती है, राइट। तो ये 3 एस्पेक्ट्स आपके क्वांट के रह सकते हैं। अब डीआई की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशंस में डीआई आपके दोनों तरीके की आ सकती हैं। एक तो अरिथमेटिक बेस्ड, जो कि आप बहुत सुनते हो और आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करते हो मेंस के लिए कि मुझे अरिथमेटिक बेस्ड डीआईज जो है बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरी क्या होती है, नॉन अरिथमेटिक बेस्ड, सिंपल वाली, है ना। सिंपल वाली भी आती हैं, लेकिन ये भी कैसी होती है, डबल पाई चार्ट आ जाएगा, डबल पाई चार्ट के साथ रेशियो प्रोपोर्शन का टेबल आ जाएगा, उस तरीके की होती हैं। और डीआईज हमारे एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा आती हैं, हम सबको पता है। उसके बाद आएगा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में एक एस्पेक्ट इसका ये तो रहेगा ही रहेगा, डीआई के अंदर आएगी। दूसरा एस्पेक्ट क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। ये मैंने शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आगे इंक्लूड किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, उसके अंदर शायद इसका भी रहेगा, तो मैं आपको शो कर दूंगी। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास ऐसे स्टेटमेंट्स लिखी होती है, क्वेश्चन होता है, उसके अंदर कुछ कुछ ब्लैंक्स छोड़े होते हैं, तो वो ब्लैंक्स हम लोगों को ऑप्शंस में से देख के फिल करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ABCD ऑप्शन दिए होंगे, उनको आपको फिल करना होता है। ऑप्शंस में क्या होता है, नॉर्मल आपको क्वेश्चन दिया है, ABCD आपको ऑप्शन दिया, उसमें से आपको टिक करना है कि कौन सा। ये 2 तरीके के आ गए। उसके बाद मिसलेनियस में हमारा क्या रहेगा, डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में आपको भी पता है, अगर आपके ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में आपके पास 2 से 3 स्टेटमेंट्स होंगी, ऐसे क्वेश्चंस होंगे,
उन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करके हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट को यूज करके हमारा आंसर आ रहा है। तो बेसिकली आपको फोकस किस पे रखना है, डीआई पे और अरिथमेटिक पे। ये हमारा क्वांट का पार्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि आपको किस तरीके का प्लान रखना है, प्लान भी तो होना चाहिए करने का। प्लान आपका क्या रहेगा, ऑल्टरनेट 3 डे प्लान। ऑल्टरनेट 3 डे प्लान अगर आप अपनी प्रिपरेशन में चलाओगे तो आपकी प्रिपरेशन देखना बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक वे में होती जाएगी। कैसे करनी है, पहले 2 दिन जो है उसमें आप क्या करोगे, डीआई करोगे टॉपिक वाइज। अगर आपको अरिथमेटिक बेस्ड करनी है, मान लो अगर आज आप टाइम एंड वर्क की डीआई कर रहे हो, उसको आप 2 दिन दे सकते हो, चाहो तो 1 दिन भी दे दो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। टॉपिक वाइज कर रहे हो, अगले दिन आपको लगता है कि मुझे नॉन अरिथमेटिक बेस्ड करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। टॉपिक वाइज क्या करोगे आप, जैसे मैंने आपको रीजनिंग में बताया था, पहले दिन आप मॉडरेट क्वेश्चन करोगे, अगले दिन आप हाई लेवल क्वेश्चन करोगे, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हमें लगते हैं। और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन ज्यादा मार्क्स लेके जाएगा। जिसने किया वो ले गया, जिसने नहीं किया वो छूट गया। आपको क्या करने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे क्वेश्चन होते हैं, आप 2-2 क्वेश्चन कर सकते हो, मॉडरेट और हाई के, दैट विल बी सफिशिएंट। उसके बाद तीसरे दिन आपको क्या करना है, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करने हैं 10 to 15 टॉपिक वाइज पर डे। मतलब इस तीसरे दिन पे अरिथमेटिक के क्वेश्चन करोगे, उससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो जाएंगे, डीआई में भी आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट डे फिर आपको क्या करना है, 4th और 5th डे डीआई आपने ली टॉपिक वाइज। जैसे मान लो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट टॉपिक लो, मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो पर डे। पहले दिन 2 मॉडरेट क्वेश्चन कर लिए, अगले दिन 2 हाई क्वेश्चन कर लिए, फिर आ जाओ। फिर क्या होगा, 6th डे आप करोगे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। अगर आपने पहले किसी टॉपिक के कर लिए तो उसके बाद अगले दिन किसी और टॉपिक के कर लो, 10 से 15 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स भी ब्रश अप हो गए, प्रैक्टिस भी हो गई। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगी जिससे आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन ईजी हो जाए। जो टॉपिक आप यहाँ पे कवर करोगे ना इन 2 दिन में, फर्स्ट और सेकेंड डे में, अगर आपने एक टॉपिक कवर किया तो कोई बात नहीं, एक ही सही। 2 कवर किए तो उन्हीं 2 टॉपिक के क्वेश्चंस आपको इस 3rd डे पे करने हैं। आपको नया टॉपिक नहीं चूज करना है। टाइम एंड वर्क लिया है तो इस तीसरे दिन पे टाइम एंड वर्क ही करो, ताकि वो एक एज अ होल आपकी प्रिपरेशन हो जाए। यहाँ पे आपके 6 डेज हो गए। 7th डे पे अगर आप चाहो, दैट इज योर चॉइस, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस इफ यू विश टू कर सकते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। 7 दिन का प्लान हुआ, 1 वीक का प्लान हुआ, फिर से अगले वीक से इसी तरीके से शुरू हो जाओ, अच्छे से सिस्टमैटिक वे से आपकी जो है प्रिपरेशन होती जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब मैं नेक्स्ट बात किसकी करने वाली हूं, इंग्लिश के। इंग्लिश में 2 एस्पेक्ट्स रहेंगे, रीडिंग एंड वोकैबुलरी और ग्रामर। क्योंकि आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करके मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो प्रीलिम्स तो नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, ये हम लोग मान के चल रहे हैं, यू आर जस्ट मेन सेंट्रिक। तो यहाँ पे आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो है वो अभी तक ऑलरेडी आपने कवर कर लिए होंगे, ऑलरेडी इनको आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा, राइट? ये मैं मान के चल रही हूँ। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपने स्ट्रॉन्ग किए, क्लियर किए, अब आपको दोबारा से इसको करने की जरूरत नहीं है। आपको मेन फोकस किस पे देना है, रीडिंग, वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस। ग्रामर से यहां मेरा मतलब रहेगा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से मेरा मतलब रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा मतलब किससे रहेगा, रीडिंग एंड वोकैबुलरी से। अब इन 2 चीजों को कैसे किया जाए हम लोग वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे रीडिंग का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, एडिटोरियल रीडिंग। डेली क्या आप एडिटोरियल कर रहे हो अभी तक, जैसे कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पढ़ते होगे, मेंस एग्जामिनेशन में भी करते होगे, तो डेली के एडिटोरियल जो होते हैं हमारे प्रिपरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। यहाँ पे आप डेली की रीडिंग करते हो, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ आप लोग 1 से 2 एडिटोरियल्स कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा बड़ा एडिटोरियल है तो 1 कर लो, छोटे छोटे हैं तो 2 कर लो, ताकि कहीं पे भी आप लैक ना करो, ठीक है? तो 2 एडिटोरियल्स आप डेली के करोगे यहाँ पे, अलॉन्ग विद द वोकैबुलरी, दैट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे कर रहे हो। अभी तक तो आपको हैबिट बन चुकी होगी, ठीक है? उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मेंस एग्जामिनेशन के इंग्लिश सेक्शन का, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा रोल होता है
मार्क्स ज्यादा लाने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे बहुत सारे आते हैं, दैट यू ऑल्सो नो, है ना। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लेंथ। बहुत ज्यादा बड़ा है, टाइम टेकिंग है तो 1 कर लो, अदरवाइज आपको 2 करने हैं, छोटे छोटे हैं तो। ऑल्सो आप ये ध्यान रखना कि आप इसमें इकोनॉमिक इश्यूज के, सोशल इश्यूज के और फाइनेंशियल इश्यूज के जो टॉपिक्स हैं वो कवर अच्छे से कर रहे हो, बिकॉज हमारे एग्जामिनेशन में इन टॉपिक से रिलेटेड भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं। बात रहती है मिसलेनियस क्वेश्चन की। मिसलेनियस क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक के 15 से 20 करने हैं, अच्छे से करने हैं। आज आपने मान लो पैराजंबल लिया तो पैराजंबल में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं ना, तो दैट मीन्स आपको पैराजंबल के 3 सेट्स करने हैं। इस तरीके से करना है। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन गिन रही हूँ, नंबर ऑफ सेट्स यहाँ पे नहीं काउंट कर रही हूँ। पैराजंबल के 3 क्वेश्चन कर लो, सफिशिएंट है। एरर डिटेक्शन के 10 से 15, 15 से 20 क्वेश्चन करो, डिपेंड अपॉन यू, सफिशिएंट है। तो इस तरीके से आपको अपना डेली का प्लान चलाना है, जो कि ऐसा रहना चाहिए इफ यू वांट टू कवर अप ऑल द टॉपिक्स, कवर अप एवरीथिंग इन डिटेल। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर अभी तक हो गई होंगी। अब लास्ट अगर मैं बात करूं, जनरल अवेयरनेस, ये बहुत ज्यादा ना इग्नोर्ड सेक्शन रहता है हमारे एग्जामिनेशन का। इग्नोर्ड क्यों रहता है? क्योंकि ये हमारे मेंस एग्जामिनेशन में ही आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता है। तो काफी सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं ये मिस्टेक करते हैं कि जब हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब से हम जीए पढ़नी शुरू करेंगे, या फिर जब हमारा प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा तब से हम जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप अभी तक करते आ रहे हो ऐसा, तो भी आप अभी टाइम है, संभल जाओ कि आपको डेली का करना है, आपको प्रीलिम्स के बाद इसको फोकस में नहीं लाना है, ठीक है। दैट इज एन आई ओपनर फॉर यू कि आपको अब से ऐसा नहीं करना है। यू हैव रियलाइज्ड योर मिस्टेक, राइट। और जो लोग डेली का करते हैं दैट इज वेरी गुड, उनके लिए भी बताऊंगी कि कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग डेली का कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमने आगे जो भी प्लान ऑलरेडी डिस्कस किए हैं काफी सारे पहले भी, उसमें भी मैं आपको यही बताती हूँ कि जनरल अवेयरनेस जो है ना आपको डेली का ही करना है, ताकि आपका बाद में जो है ना बैकलॉग ना क्रिएट हो या बाद में बहुत ज्यादा बर्डन ना आ जाए। डेली का आप कर रहे हो, दैट इज सफिशिएंट। उसके साथ साथ आपको अब यहाँ पे जरूरत किसकी रहेगी? मल्टीपल रिविजन्स की। मल्टीपल रिविजन्स की आपको इस टॉपिक में बहुत ज्यादा जरूरत रहने वाली है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक होता है जो हमसे सिर्फ और रिविजन मांगता है और कुछ नहीं मांगता, या फिर वो बोलेगा कि मुझे डेली का आप टाइम दे दिया करो, है ना। आप सबको, हर एक इंसान को अपनी लाइफ में टाइम देते हो ना, कुछ ना कुछ, थोड़ा सा थोड़ा। वैसे जनरल अवेयरनेस होता है ना, वो भी आपसे डिमांड करता है कि आप उसको थोड़ा सा डेली का टाइम दिया करो, ताकि वो आपकी हेल्प करेगा मेंस एग्जामिनेशन में एज योर फ्रेंड, राइट। आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की मल्टीपल रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे एक मिस्टेक बाकी सब लोग क्या करते हैं, आप लोग मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ते हो। मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की बजाय जो 1 या 2 सोर्स, मैं कहूंगी 1 सोर्स, उस पर आप स्टिक रहो, उसी से ही आप रिविजन करो, ताकि आपको बहुत ज्यादा मेमोराइज हो जाए। थोड़ा सा और अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो बचपन में याद है ना, हम लोग स्कूल टाइम में कैसे क्वेश्चन आंसर्स याद करते थे ना। जो लोग अपनी मम्मा से पढ़ते होंगे, पापा से पढ़ते होंगे, ट्यूशन पे भी जाते होंगे, तो हम लोग क्या करते होते थे, 3rd 4th क्लास में हमारे क्वेश्चन आंसर्स आते थे, हम लोग बहुत ऐसे ना लर्न कर करके ना उसको ओरल टेस्ट देते थे, रिटन टेस्ट देते थे, फिर मैम हमें कई बार तो 0 मार्क्स भी दे देती थी, अच्छा नहीं होता था, तो कई बार 10 on 10 देके 2 स्टार भी देती थी, जिसमें हम खुश होते थे। तो वो चीज हमें याद क्यों होती थी? क्योंकि हम उसकी रिवीजन करते थे, हम उसको बार बार पढ़ते थे, हम उसको याद करते थे, इसलिए हम लोग अपने एग्जामिनेशन में 100 on 100 लेके आते थे, राइट। तो जनरल अवेयरनेस भी ऐसा ही है। आप अपने बचपन के दिनों को याद करो ना, आप याद कैसे करते होते थे? रट्टा नहीं मारना है आपको, क्रैमिंग नहीं करनी है। क्रैमिंग करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, इसको याद करना है। अब यहाँ पे कितने मंथ्स की करनी है वो बताती हूँ। सबसे बड़ा डाउट रहता है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। 6 मंथ्स की अगर आप जनरल अवेयरनेस कर लोगे, मतलब करंट अफेयर्स कर लोगे, यहाँ पे मैं बाइफर्केशन एक बार कर देती हूँ इसकी। इसमें आपके करंट अफेयर्स आते हैं और क्या आती है आपकी बैंकिंग आती है, बैंकिंग अवेयरनेस, है ना।
तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं वो अगर आप 6 मंथ्स के कर लोगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा ये कि मैम काफी लोग बोल रहे हैं कि जनवरी से करो, है ना। अभी आपका एग्जाम नवंबर में है, तो नवंबर जिस भी डेट को एग्जामिनेशन है उस डेट से प्रीवियस 6 मंथ्स काउंट कर लो आप, तब का आपको करना है। और लास्ट ईयर में अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले तक का क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको वहां तक तो प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। 6 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट मैंने क्यों बोला, बताती हूँ उसकी बात भी। जो लोग सोचते हैं कि जनवरी से करना है, राइट, अगर आप ये सोच रहे हो कि जनवरी फरवरी से क्वेश्चंस आएंगे, पिछले साल में आपने देखा होगा, तो आप ये भी एनालिसिस करो ना कि कितने क्वेश्चंस आए थे उसके। बेसिकली यहाँ पे 6 मंथ्स और 12 मंथ्स की बेसिक बात डिपेंड किस पे रहती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है विच इज कॉस्ट बेनिफिट रेशो, है ना। शायद थोड़ी सी भारी टर्म नहीं है आप लोगों के लिए। कॉस्ट बेनिफिट रेशो क्या होता है कि आप लोग एक पर्टिकुलर चीज पे कितनी मेहनत करके उससे कितना ज्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हो, है ना, उसमें आपकी कितनी जान लग रही है। अगर आप एक चीज को पर्टिकुलर जो आपको लगता है कि ज्यादा आउटकम दे सकती है ना, एक चीज को अगर आप लोग प्रोड्यूस करके बहुत अच्छा आउटकम निकाल सकते हो तो दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप लोग दूसरी चीज पे जो आपको पता है कि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, उस पर अगर आप लोग काम करोगे तो उसका आउटपुट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। दिस इज कॉस्ट बेनिफिट रेशो, राइट। तो आपको उस चीज पे फोकस करना है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जिस पे आप लोग अपनी मेहनत करके आउटपुट निकाल पा रहे हो। आपको उस चीज पे फोकस नहीं करना है जिसमें आप अपनी जी जान लगा के उसका जो आउटकम है वो नहीं ले पा रहे हो। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे जनवरी से करना है, तो ये देखो कि पहली बात तो ये आपसे ये 6 मंथ्स की पूरी नहीं होती करंट अफेयर्स, क्योंकि आपका बैकलॉग अभी बहुत सारा लगा हुआ है। 6 मंथ्स की करनी भी मुश्किल है, राइट। तो आप उससे प्रीवियस 6 मंथ्स की कैसे कर लोगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं एक बार कर लूंगा करंट अफेयर्स और मैं अपनी सेटिस्फेक्शन ले लूंगा कि मैंने तो एक बार कर ली, अब एग्जामिनेशन में जो होगा देखा जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि मैंने आपको बताया इसको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। ये आपका फ्रेंड कब बनेगा, जब आप इसको मल्टीपल रिवीजन दोगे। गिव एंड टेक होता है, आप इसको टाइम दो, वो आपकी हेल्प करेगा, राइट। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी से अगर मान लो थोड़े से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आप इस 10% के चक्कर में, जनवरी फरवरी के 10% के चक्कर में अपना 90% क्यों खराब कर रहे हो, राइट। अगर आप लोग इस 6 मंथ्स पे फोकस करके डिसेंट स्कोर ला सकते हो तो क्यों ना लाया जाए। हर चीज को करने का एक रिस्क होता है। अगर आप लोग कोई न्यू वेंचर भी स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन वो रिस्क लेके हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसमें भी रिस्क ले सकते हो, और ऐसा नहीं है कि अगर आप ये रिस्क लोगे तो आप फेल हो जाओगे। आप डेफिनेटली क्लियर करोगे, दैट आई कैन एश्योर यू, बट यू हैव टू डू द स्मार्ट स्टडी। इसकी भी मैं बात करूं तो जो 3 से 4 महीने होते हैं ना, 4 महीने ही बोलूंगी, जो एग्जामिनेशन डेट से प्रीवियस 4 मंथ्स है ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो ये 2 मंथ्स है उसमें से कंपैरेटिवली कम पूछे जाते हैं। तो आप ये देखो ना, अगर आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से कर रहे हो तो भी आपका डिसेंट स्कोर आ सकता है। इसको भी कर रहे हो तो यू कैन स्कोर वेरी वेल इन दिस सेक्शन। आप लोग फिर उस रिस्क को मत लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं पूरे साल की करंट अफेयर्स याद करके दिमाग में फिट करके अपने क्वेश्चंस कर सकता हूं, तो दैट इज योर चॉइस। मैं उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपको नहीं करना है, बट मैंने आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिकल चीज बता दी कि आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेली की करंट अफेयर्स आप करते हो, है ना, उसको आप टाइम देते हो। इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, रिवीजन करनी है प्रीवियस मंथ्स की। रिवीजन ये नहीं बताऊंगी अब मैं कि कैसे करनी है, ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपको किस मंथ को कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। एक बार रिवीजन करके मत छोड़ देना। अगर मैं होती तो मैं एग्जामिनेशन से पहले यहाँ पे कम से कम 4 से 5 बार रिविजन करके जाती, ताकि मुझे अच्छा अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना होगा, ठीक है। डेली का कर रहे हो, रिविजन भी कर रहे हो। बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस जो होती है ना, आपकी 1 टाइम में होनी चाहिए। अगर आपने 1 टाइम में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं तो आपको जरूरत नहीं है दोबारा से करने की। अगर आपको लगता है कि मैंने काफी टाइम पहले पढ़ी थी, अब मुझे ब्रशअप करनी है अपनी प्रिपरेशन, तो आप इसको अपनी डेली रूटीन के
जो आप अपने घंटे इसको डिवोट करोगे उसके अंदर आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, इसकी रिवीजन को इंक्लूड कर सकते हो। अब इसके भी दो बेनिफिट्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस में तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लेकिन आप लोग जो फाइनेंशियली इश्यूज के एडिटोरियल्स पढ़ते हो ना, उसमें भी आपको बैंकिंग टर्म्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे मैं ये एज अ होल बात करूंगी कि जो जनरल अवेयरनेस का हमारा सेक्शन है वो क्या रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट स्कोरिंग, आप इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप लोग यहाँ पे रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेते हो। तो यहाँ पे आई होप मैंने आपको हर एक चीज को बहुत डिटेल में बता दिया है कि आपको क्या चीज कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। व्हाट इज योर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, व्हाट यू हैव टू डू डेली एंड व्हाट यू डू नॉट हैव टू डू, राइट। और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखना, ये वाली प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। अब एक चीज थोड़ी सी और रह गई ना, काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट चल रहा होगा कि स्टैटिक जीके कैसे करें ना। स्टैटिक के भी ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। एक तो करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक होती है, मतलब इसके साथ जो आप बोलते हो ना कि नेशनल पार्क आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी, वो आपको क्रैम करना है, ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि ये जो हमारी स्टैटिक अवेयरनेस आती है ना, ये हमारी इस करंट अफेयर्स में से आती है। जिस स्टेट की बात की जाएगी, जिस कंट्री की बात की जाएगी, उसी की करेंसी पूछी जाएगी। जो कंट्री आपकी यहाँ पे बात की जाएगी इन करंट अफेयर्स में, उसकी ही करेंसी पूछेंगे, किसी और की नहीं पूछेंगे। तो अगर आप लोग अपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कर रहे हो डेली के, उसकी स्टैटिक साथ साथ में कर रहे हो, तो आपको कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपकी स्टैटिक यहाँ से हो जाएगी। बैंकिंग में भी स्टैटिक टर्म्स आती हैं, तो अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे किए हैं तो स्टैटिक टर्म्स आपकी यहाँ से क्लियर होंगी, आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आप वेटेज की बात करो तो हो सकता है कि बैंकिंग के 2 क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है 10 क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है 15 क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है आए ही ना, ये भी हो सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि इस टॉपिक को हमने इग्नोर करना है, इसको हमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो एज अ होल आपको अपनी प्रिपरेशन को ऐसे रखना है। आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखना है कि कैसे करना है, डेली रिवीजन करनी ही करनी है, और बैंकिंग अवेयरनेस को ध्यान रखना ही रखना है, ताकि आप लोग अपनी जो कंप्लीट स्टडी है उसको इस तरीके से चैनलाइज कर सको। कंप्लीट स्टडी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमें किस तरीके से करनी है। अब बात आती है उन एस्पिरेंट्स की जो चाहते हैं कि हम लोग स्मार्ट स्टडी करके अपना स्कोर मैक्सिमाइज करें, मतलब जो हमारे वीक सेक्शंस हैं उनको हम एवरेज करके बाकी सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करके अपनी कट ऑफ से ऊपर कैसे मार्क्स लाए जाएं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्मार्ट स्टडी सुना बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि करनी कैसे है। सबसे पहले मैं बात करूंगी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स की। स्कोरिंग टॉपिक्स यहाँ पे कौन कौन से रहेंगे आपके? स्कोरिंग टॉपिक्स आपके यहाँ पे रहेंगे, इंग्लिश रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। ये मैं मानती हूं कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें लेकर आ सकते हो, क्योंकि ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें अगर आप अच्छे से मेहनत कर लो, बहुत अच्छे से मेहनत कर लो, तो आपका जो स्कोर है 80 to 90% के बीच में भी लाई कर सकता है। अगर आपने पहले किसी का इंटरव्यू देखा होगा या किसी के मार्क्स देखे होंगे, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स 80 to 90% आते हैं और हम लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, राइट। तो ऐसा तो नहीं करना है कि आप लोग शॉक हो जाओ, लेकिन आप लोग ये समझो ना कि उन्होंने किया कैसे। सबसे पहले यहाँ पे स्मार्ट स्टडी तो हमने शुरू किया, स्कोरिंग टॉपिक्स भी शुरू किया, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पर्सपेक्टिव आपको बता देना चाहती हूँ। जरूरी नहीं है कि कोई भी एस्पिरेंट जिसने एग्जामिनेशन क्लियर किया है उसके सारे ही सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स रहे हो। ये जो यहाँ पे मैंने कट ऑफ लिखी है, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ये किसका सेक्शन है? कट ऑफ का सेक्शन है। कट ऑफ ये एज अ होल थी, पूरी कट ऑफ हमारी मेंस एग्जामिनेशन की IBPS PO की है लास्ट ईयर की, 71.5 गई थी जनरल की, आउट ऑफ 225 मार्क्स। 225 मार्क्स में से 71.5 आपकी जनरल की कट ऑफ गई थी। उसमें सेक्शनल कट ऑफ्स होती हैं, कुछ आपको भी पता है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब रीजनिंग में आपको इतने मार्क्स लेकर आने हैं, जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई करते हो। अगर आपकी कट ऑफ ये वाली एक्सीड कर रही है, मतलब आपके 71.5 से मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपके रीजनिंग में 5 नंबर है, तो आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ है, आप ये मान के चलो। ये हम लोग सब देखते हैं कि कट ऑफ इस तरीके से जाती हैं, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये सेक्शनल कट ऑफ आती कहाँ से है?
ये सेक्शनल कट ऑफ वो होती हैं कि जिस बच्चे ने एग्जामिनेशन क्लियर किया है उसके किसी ना किसी सब्जेक्ट में मैथ्स में 5.25 आए होंगे, किसी एक बच्चे के इंग्लिश में 14.25 आए होंगे, तब भी उसने पीओ का एग्जाम क्लियर कर लिया। तो ये ऐसे मार्क्स होते हैं जो क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। उनके कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं और कुछ वीक होते हैं, तो ये वीक टॉपिक्स के मार्क्स होते हैं उनके, जो हमें बताते हैं कि उन्होंने इतना स्कोर करके भी वो एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, राइट। तो ये मतलब होता है सेक्शनल कट ऑफ का। अब स्मार्ट स्टडी को हम लोग इस कट ऑफ से कोरिलेट करके चलेंगे, देखना कैसे। स्मार्ट स्टडी में सबसे पहले मैंने स्कोरिंग टॉपिक्स लिए। इंग्लिश में आपको क्या करना है, कंप्लीट स्टडी से क्या हटके करना है। आरसी और एडिटोरियल तो आपको सेम रखने हैं जो मैंने आपको बताए, लेकिन जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, क्विजेस के थ्रू कर सकते हो। टॉपिक वाइज आपको नहीं चलानी है, मत चलाओ, लेकिन आप ये देखो टॉपिक वाइज क्विजेस लगा लो, ताकि आपको एक बहुत अच्छा रियल टाइम एनालिसिस हो कि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। और क्विजेस भी आप टॉपिक वाइज लगाओगे कैसे। फोकस एरियाज आपके क्या क्या होने चाहिए, पैराजम्बल्स, मैच द कॉलम्स, एरर डिटेक्शन, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं हमारे, और क्लोज टेस्ट भी आते हैं, राइट। हमारे क्लोज टेस्ट भी आते हैं। तो क्लोज टेस्ट ये कुछ फोकस एरियाज हैं जिनको आपको ज्यादा फोकस करके चलना है, ताकि आपकी जो स्टडी है वो अच्छे से हो जाए और आपके जो मेजर पोर्शन जो घेरते हैं आपके मार्क्स का, वो टॉपिक्स काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो ये आपको कंप्लीट स्टडी से कुछ हटके करना है अगर आप इसको चूज कर रहे हो तो। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की। यहां पे स्मार्ट स्टडी से ये मतलब नहीं है कि आप क्या लगाओ, शॉर्टकट नहीं लगाना है आपको। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में हम लोग सब ये देखते हैं कि हम लोग शॉर्टकट्स लगाते हैं, राइट। अब देखो, जिसने डेली का नहीं किया है जनरल अवेयरनेस, डेली का करंट अफेयर्स नहीं किया है, उसका बहुत ज्यादा बैकलॉग लग गया अब। तो अब उसको ये रियलाइज हो रहा है कि मैं अपना जो बैकलॉग है उसको कंप्लीट कैसे करूंगा, राइट। कंप्लीट कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको जो मैंने आपको फुल मतलब कंप्लीट स्टडी में बताया है वही सेम प्लान रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, सेम प्लान है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं जिनको बहुत डर है ना कि मैं बैकलॉग कैसे पूरा करूंगा, वो क्या करेंगे, उनको ये दिख रहा है कि पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स मैंने करनी है। वो पहले 5 दिन इतनी ज्यादा करंट अफेयर्स घोट घोट के पिएंगे ना, मतलब इतना ज्यादा उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे ना कि 6th डे पे उनको ये लगेगा कि मैंने क्या याद किया था। किसी कंट्री की करेंसी कुछ बोलेंगे, किसी कंट्री की कैपिटल कुछ बोलेंगे, कोई विजिट पे आया था उसको कुछ बोल देंगे, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सब इंग्रेडिएंट्स को, मतलब अगर मान लो आप एक क्या बना रहे हो, मिल्क शेक बना रहे हो ना, आपने क्या किया, मिल्क शेक बनाने का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, अगर आपको बहुत अच्छा मिल्क शेक चाहिए कि आप पहले थोड़ा सा मिल्क लो, फिर उसमें थोड़ा सा शुगर डालो या जो भी आपको एसेंसेस डालने हैं उसको मिक्स करो ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर और मिल्क ऐड ऑन करते जाओ, पूरा एक प्रोसेस फॉलो करो, फिर बीच में ओरियोस डाल दो, है ना, ओरियो शेक बनाने के लिए। तो एक प्रोसेस आप पूरा कंप्लीट करते हो मिल्क शेक बनाने के लिए। लेकिन आपने इसमें क्या किया, आपने जो आपके पास सारा मटेरियल पड़ा था, बिस्किट्स पड़े थे, शुगर पड़ी थी, मिल्क पड़ा था, आइस पड़ी थी, सबको एक साथ में डाल दिया, उसको घुमा दिया और पी लिया। टेस्ट किसका बेटर आएगा, जो स्टेप बाय स्टेप मिल्क शेक बना था या फिर जो आपने ऐसे ही सब कुछ डाल के एकदम से घोल के बना दिया? आंसर आपके पास है पहले वाले का। क्यों? आपने एक प्रोसेस फॉलो किया था। यहाँ पे आपने 5 दिन में करंट अफेयर्स घोट घोट के पी ली, घोट घोट के उसको आपने उसको पढ़ लिया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब मिक्स हो गया। आपकी जो कहते हैं ना हम लोग इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना हमारी कोई चीज कंज्यूम करने की, उसका भी ना एक ग्राफ होता है। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ना ऐसे ऊपर जाती है, पहले मैक्सिमम पॉइंट पर रीच करती है, फिर डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? पहले आप उसको घोट घोट के पी रहे हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, फिर आप एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए कि 5 दिन हो गए, अब तो बहुत हो गया, अब मैं ना थोड़ा रिवाइज करके देखूं, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए। वो मैक्सिमम पॉइंट पे आपको पता चलेगा कि मेरी जो करंट अफेयर्स है ना, मुझे कुछ याद ही नहीं, डिक्लाइन होने लगेगी। मतलब आपका जो बोलते हैं ना कि जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो ओवरलोड हो गई। खाना ज्यादा खाने से क्या होगा? आपकी बॉडी खराब होगी। जितना ज्यादा आप ओवर ईटिंग करोगे उतनी ज्यादा आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। जितना ज्यादा आप उसको
जल्दी जल्दी करोगे, घोट घोट के पियोगे, उतना ज्यादा ही आप डिक्लाइन होते जा रहे हो, उतनी ज्यादा ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। अब 5 दिन तो अच्छे से कर लिया, छठे दिन रियलाइजेशन होगी कि नहीं बस हो गया, अब नहीं होगा, मैं डिटेल में पढ़ूंगा ही नहीं। मैं क्या करूंगा, एमसीक्यूज लगाऊंगा सारे। एमसीक्यू से पहले क्या आपके माइंड में आएगा, कैप्सूल देख लेते हैं ना, मेरे से डिटेल में तो पढ़ा नहीं जाएगा, मैं एक कैप्सूल देख लेता हूँ किसी भी साइट का, उसको मैं अच्छे से रट लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ और हो जाएगा क्लियर। कैप्सूल पढ़ना शुरू करोगे आप, 3 दिन हो जाएंगे, कैप्सूल से बोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसके पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा पेजेस होते हैं, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और कुछ वो इतना प्रेजेंटेबल भी हमें नहीं लगता है, हम लोग बोर होने लगते हैं। क्योंकि कोई हमसे बात करे ना तो हमें जल्दी से समझ में आता है, हम लोग उसको सिर्फ पढ़ते ही रहे ना, उसके अंदर घुसे ही रहे तो हमें नहीं समझ में आएगा। कैप्सूल से भी आपका 3 दिन में मन भर गया कि नहीं यार चौथे दिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर से वही बात, मार्जिनल यूटिलिटी एकदम नीचे गई आपकी, डिक्लाइन, आपका जो फूड का ओवरफ्लो है ना वो हो गया आपके माउथ से, समझ रहे हो आप, इस तरीके से चलता है। कोई बात नहीं। फिर ना हमने किसी फ्रेंड से पूछा कि भाई मेरे से तो हो नहीं रहा, तू बता तू कैसे कर रहा है। तो वो कहेगा भाई मैं भी तेरी गैंग का हूँ, मैं भी तेरे साथ का ही हूँ, मैं ना एक काम करो, मैं तो ना सारे एमसीक्यू करके डाल रहा हूँ कि एमसीक्यूज हो जाएंगे तो सब एकदम कहते हैं ना नैया अपनी पार हो जाएगी। तो आप लोग क्या करोगे, पिछले 6 मंथ्स के जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं 3-4 हज़ार 5 हज़ार, वो आप सारे एमसीक्यूज करने लगोगे, ऐसे डिफरेंट वेबसाइट्स है, जो भी आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट मिल रही है, एमसीक्यूज करने लगोगे तो आपको रियलाइजेशन होगी यार इसमें तो कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे याद करने हैं, मेरे से तो इतने सारे क्वेश्चंस याद ही नहीं होंगे। फिर डिमोरलाइज हो गए, फिर छोड़ दोगे 2 दिन बाद एमसीक्यूज को आप, ठीक है हो गया। फिर आप क्या करोगे, आपको ना अंदर से एक ऐसे क्या बोलते हैं, आपका ना अंदर से कीड़ा सा जागेगा एक कि मैं ना एग्जामिनेशन से पहले ना बेस्ट 500 कर लेता हूँ, बेस्ट 500 करूँगा, बस अपना तो मतलब काम है टॉप लेवल पे है ना, ऐसा ही होगा ना। बेस्ट 500 करने के चक्कर में आप क्या करोगे, उसको करने लगोगे एग्जामिनेशन से थोड़े दिन पहले। 500 आपके पूरे नहीं होंगे, आपको याद ही नहीं होंगे, फिर आपको लगेगा यार 500 तो नहीं हो रहे, अब मैं ना बेस्ट 200 करता हूँ। फिर आप किसी चैनल को खोलोगे, किसी वेबसाइट को खोलोगे, बेस्ट 200 एमसीक्यूज लगाओगे उसके पिछले 2 महीने के, फिर 200 भी खोल लोगे। अब आपके एग्जामिनेशन में दिन ही बहुत कम बचे हैं क्योंकि पहले आपने इतने दिन वेस्ट कर दिए। फिर क्या होगा, 200 भी पूरे नहीं हुए। फिर आती है बारी बेस्ट 50 एमसीक्यूज की, है ना, बेस्ट 50 एमसीक्यूज हम करेंगे अब तो बहुत ऐसे शानदार तरीके से लर्न कर करके जाएंगे, और यही 50 हमारे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। IBPS PO 40 नंबर का पेपर है, यही 50 में से 40 क्वेश्चन आएंगे और अपनी बल्ले बल्ले, है ना, दैट इज द थिंग राइट। फिर क्या हुआ, एग्जामिनेशन में गए, क्वेश्चन आए नहीं, 5 नंबर भी आपके आए नहीं जनरल अवेयरनेस में, फेस आपका हैप्पी से सैड हो गया, और आप घर पे आके बोलते हो पेपर तो बहुत टफ आया था मम्मी, बहुत ज्यादा टफ पेपर आया था पापा, अगली बार पक्का कर लूंगा। मतलब जी तो उन्होंने घुस घुस के पूछी है ना, मुझे तो याद ही नहीं थी। आपके एक्सक्यूजेस इस तरीके से बनने लगेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में कमी थी, लेकिन पेरेंट्स को हमने क्या जवाब देना है वो हमारे पास है नहीं, हमने दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दिया। हम लोग ऐसे ही करते हैं, ब्लेम गेम खेलेंगे। ब्लेम गेम कैसे खेलेंगे, मुझे एक चीज नहीं आती है ना, मेरी गलती है, तो मैं कहूंगी नहीं उसने मुझे प्रोवोक किया था करने के लिए, उसने ऐसा किया था तो मेरे साथ ऐसा हो गया। ऐसे नहीं बोलेंगे मैंने जीके नहीं याद की थी, ऐसे बोलेंगे कि पेपर टफ आया था तो नहीं हुआ, टीचर ने बढ़िया नहीं पढ़ाया था, टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता तो नहीं हुआ। लेकिन ये रियलाइजेशन आपको पहले क्यों नहीं आई कि टीचर ने बढ़िया नहीं पढ़ाया? जब आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तब आप लोग ये रियलाइज क्यों नहीं करते हो कि दिस इज नॉट अ सुटेबल एजुकेटर फॉर मी, आई शुड स्विच टू नेक्स्ट एजुकेटर? तब आप नहीं समझोगे। लेकिन जब आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा तब आप ब्लेम करोगे कि दैट एजुकेटर इज नॉट गुड, that is not appropriate for me. You will start blaming, but you will not confront this thing on you कि मेरे में गलती थी। You will not accept this thing. आप खुद को शीशे में कन्फ्रंट कर ही नहीं पाओगे, that you also know। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये चैनल चला रहे हो, कहाँ से आप शुरू हुए थे और कहाँ पे आप खत्म आए हो, कहाँ पे आपका 5 नंबर भी नहीं आए हैं, तो ये जो प्रोसेस था ना पूरा आपको हर बार डुबा के लेके जाएगा, और इसी प्रोसेस में सबका 1 साल खराब हो जाता है। जो बोलते हैं ना हम 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके जो साल होते हैं ना इसी वजह से खराब होते हैं।
रियलाइजेशन हुई? आपको क्या करना है? डेली का करना है। अगर आज भी आपको पता चल रहा है ना कि डेली का करना है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो। लेकिन बात सबसे बड़ी क्या होती है कि हमें एक रियलाइजेशन आनी चाहिए, हमें सच्चाई का पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है किसी के लिए कोई अप्रोप्रिएट टाइम होता है कि हमें इस टाइम पे पता होगा कि ये सच्चाई है। जब से पता है तब से करना शुरू करो। यू शुड बी हैप्पी कि मुझे पता चला, यू शुड नॉट बी सैड कि मैंने नहीं किया। ठीक है, तो आप लोग जैसा मैंने आपको फुल कंप्लीट स्टडी में बताया था, जीके को वैसे ही करना है, मल्टीपल रिवीजन करनी है, जो सोर्स से पढ़ रहे हो उसी को स्टिक करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज पे स्विच नहीं करना है, स्कोर अच्छा हो जाएगा आपका। तो अगर आप इन 2 सेक्शंस में भी अच्छा डिसेंट स्कोर लेके आ जाते हो तो आप बाकी 2 सेक्शंस में अगर वीक भी हो तो भी आपका पेपर निकल जाएगा। देख लेते हैं कैसे। बात आती है क्वांट की और रीजनिंग की। देखो, सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स को दिक्कत किस में आती है? इसमें स्कोर नहीं आता। अगर कट ऑफ की बात करो, 5 पॉइंट समथिंग अराउंड कट ऑफ थी इसकी क्वांट की, तो अगर आप लोग 8 to 9 मार्क्स डिसेंट स्कोर भी लेकर आ जाते हो क्वांट के अंदर और रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में बहुत अच्छा स्कोर लेके आ जाते हो तो भी आपका पेपर क्लियर है। मान के चलो अगर आपका ये वीक एरिया है तो आपको इसको कैसे प्रिपेयर करना है? आपको सिर्फ डीआईज पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ डीआईज पे, और किसी चीज पे फोकस मत करना। इसमें आप अर्थमेटिक बेस्ड भी करोगे और नॉन अर्थमेटिक बेस्ड भी करोगे, दोनों करोगे। अर्थमेटिक बेस्ड करोगे तो वहां से आपका अर्थमेटिक ऑलरेडी कवर हो रहा है, नॉन अर्थमेटिक बेस्ड में आपके कॉन्सेप्ट्स यहां से क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद न्यू पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको एक टेस्ट की फॉर्म में करोगे, क्विजेस की फॉर्म में करोगे। प्रैक्टिस नहीं करना मत करना, हमें सिर्फ 8 से 10 नंबर चाहिए, वो हम ले आएंगे। आपने, अगर मैं आपको दोबारा से शो करती हूँ यहाँ पे, ये देखा होगा ना, तो ये देखो सिंगल डिजिट की हैं, सब सिंगल डिजिट की हैं। सिर्फ इंग्लिश की कट ऑफ हमारी डबल डिजिट की थी 14 मार्क्स, बाकी सब सिंगल डिजिट की कट ऑफ्स हैं। तो आपको सिर्फ सिंगल डिजिट में मार्क्स लेके आना है ना, लेस देन 10, तो भी आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना, डेफिनेटली होगा क्लियर। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं कि आपका ये फोकस एरिया नहीं है, ये आपका वीक एरिया है, बट इसमें मान के चलिए क्वांट आपका अच्छा है, ठीक है। रीजनिंग अगर आपका वीक एरिया है तो आप लोग क्या करोगे? मिसलेनियस टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करोगे, जो मैंने आपको पहले बताए थे, कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, ये सारे टॉपिक्स को आप ज्यादा फोकस में लाओगे। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आप डेली की अगर एक भी कर लोगे मेंस लेवल की तो दैट इज सफिशिएंट। आपका यहां से लेस देन 10 मार्क्स लाने हैं, स्कोर अच्छे से आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी स्टडी को चैनलाइज कर सकते हो, बट रिस्पेक्टिव कि आपके बाकी के 3 सेक्शंस बहुत अच्छे हैं, इस तरीके से चला सकते हो। तो ये बात रही हमारी स्मार्ट स्टडी की कि आपको कैसे करनी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि सब बोलते हैं लेकिन कोई बताता नहीं है, सब थ्योरेटिकल बात कर जाते हैं लेकिन कोई प्रैक्टिकल बात करता नहीं है। कोई नहीं, हम कर लेते हैं। व्हाट टू स्किप एंड व्हाट टू अटेम्प्ट, क्या स्किप करना है और क्या स्किप नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन के अंदर, है ना। प्रिपरेशन के अंदर बता रही हूँ क्योंकि अगर आप प्रिपेयर उस तरीके से करोगे कि आपका एग्जामिनेशन में आपको एक आइडिया होगा कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ देना है, प्रिपरेशन उस तरीके से चलेगी तो आपका वहां पे अप्लाई होगा। थ्योरी आप अच्छे से करोगे, प्रैक्टिकल आप पहले कर लोगे, एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिकल करोगे तो एग्जामिनेशन में जाओगे सब समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या छोड़ना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्वांट और रीजनिंग का बताऊंगी क्योंकि इंग्लिश और जीए वैसे ही करनी है जैसे हम कर रहे हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्वांट में आप स्किप कर सकते हो उन टॉपिक्स को जो आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं पहले, कीपिंग इन माइंड कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से। अगर आपको कोई एक टॉपिक नहीं आता है जो शायद इंपॉर्टेंस नहीं रखता एग्जामिनेशन में, काफी सारे बच्चे प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हैं, मेंसुरेशन छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, मैं नहीं कर पाऊंगा तो रिस्क ले लो, छोड़ दो, लेकिन बाकी टॉपिक्स अच्छे से कर लो। आपको लगता है कि मेंसुरेशन आ सकता है लेकिन मुझे नहीं आता, छोड़ दो, लेकिन बाकी टॉपिक्स अच्छे से करो ना कि आपको 10 मार्क्स जो मैंने आपको बताए, 10 भी नहीं बोलूंगी, 10 से कम ही बोलूंगी, वो डिसेंट स्कोर आपका आ सके, है ना। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन से रहेंगे, मतलब टू डू लिस्ट कौन सी रहेगी? टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड और लॉजिकल डीआईज। ये लॉजिकल डीआईज अगर आप लोग मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा कंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, डिफरेंट चैनल्स पे देख रहे हो, डिफरेंट एजुकेटर्स से पढ़ रहे हो, तो आपको पता होगा लॉजिकल डीआईज कौन सी होती है, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, उनमें भी पूछी गई है, ठीक है। तो आपको वो टॉपिक्स छोड़ने हैं जो आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हैं,
आपको कोई नई चीज अभी नहीं उठानी है, अगर उठाओगे तो पुरानी चीजें भी वीक हो जाएंगी। रीजनिंग की बात करूं, ये देख लो, यू हैव टू स्किप द पजल्स जिनका पैटर्न आपने कभी पहले नहीं देखा है या फिर जिनकी ज्यादा वेटेज नहीं लगती आपको एग्जामिनेशन में। मेरे इससे मतलब क्या है, एक तो बहुत ज्यादा टफ आ जाती हैं जो एग्जामिनेशन में शायद आपसे ना बने। आपको अपना लेवल पता है, मुझे अपना लेवल पता है, आपको अपना लेवल पता है, आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझे करनी चाहिए और ये मुझे छोड़नी चाहिए। तो जिन पजल्स का आपको लगता है कि ज्यादा बार एग्जामिनेशन में नहीं आती है इस पैटर्न की, उस पैटर्न को छोड़ दो। या आपको लगता है कि इस टाइप की पजल मैंने पिछले एग्जाम में दी थी और स्किप करी थी, स्किप करने वाली थी, है ना, तो उसको स्किप करो। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर डुएबल है और टाइम कंज्यूमिंग है तो डेफिनेटली करनी चाहिए। आपको पजल को देख के पता चल जाता है कि वो मेरे से बनेगी या नहीं बनेगी। बनेगी तो डेफिनेटली करो, नहीं बनेगी तो छोड़ दो, क्योंकि आपको एक सिर्फ मिनिमम कट ऑफ ही क्लियर करनी है ना। मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इसका पैटर्न जो आपने नहीं देखा है, जो आपको लगता है कि जिसकी वेटेज नहीं है एग्जाम में, वो आप छोड़ सकते हो और आपको मेन फोकस उस पे करना है, व्हाट इज टू डू लिस्ट ऑफ योर्स, कि आपको मिसलेनियस टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो दिस यू हैव टू स्किप एंड दिस यू डोंट। आई होप अब ये टॉपिक्स जो हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे सबसे बढ़िया चीज की, विच इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होते हैं? आईना, मिरर, जो हमें बताता है कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक चली है, कहाँ तक जानी चाहिए, सब कुछ बताएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन योर प्रिपरेशन फॉर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशंस। यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट्स आएंगे, एस्पिरेंट्स आएंगे, एक जिनको प्रैक्टिस करना ज्यादा पसंद है, एक जिनको टेस्ट देना ज्यादा पसंद है। दो तरीके के होते हैं। मैं इस कैटेगरी में लाई करती हूँ, मैं बता दूं, अगर आप सोचोगे कि मैम आप किस कैटेगरी में लाई करते हो, तो मैं इस वाली कैटेगरी में लाई करती हूँ, उसमें नहीं करती हूँ। जिनको प्रैक्टिस करना ज्यादा पसंद है वो एक वीक में एटलीस्ट 2 मॉक्स दे दें मेंस के, अलॉन्ग विद द एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें और अच्छे से करने हैं और कौन से स्किप करने हैं, मतलब टू स्किप, टू डोंट एंड जो आपने गलत किया, एनालिसिस से पता चल जाएगा। जिनको प्रैक्टिस अच्छी करना ज्यादा पसंद है वो 2 मॉक्स देंगे एक वीक में, और जिनको खुद को टेस्ट करना ज्यादा पसंद है वो एक वीक में 3 मॉक्स देंगे ऑल्टरनेट डेज पे। एक दिन मॉक दिया, एनालिसिस किया, मॉक दिया, एनालिसिस किया, फिर मॉक दिया, फिर एनालिसिस किया, फिर आपके पास संडे आ गया, कुछ मत करो, छोड़ दो, संडे का मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या स्पेशल है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और मुझे टेस्ट देना ज्यादा क्यों पसंद है, क्योंकि एक चीज यहाँ पे ये थी कि मुझे अपने आप को टेस्ट करने में बहुत मजा आता है कि मैं अगर एग्जामिनेशन में अभी इस टाइम पे बैठी होती तो मेरा कितना स्कोर आ रहा था, या मैं उस एनवायरमेंट में इस क्वेश्चन में अगर पजल हो गई तो मैं किस तरीके से रिएक्ट करती। अगर मुझे पता है कि मेरा रिएक्शन ये है, मुझे पहले से ही पता है, तो मैं एग्जामिनेशन में वो रिएक्शन रिपीट नहीं करूंगी। एक्सपीरियंस इज व्हाट ऑल यू गेन, राइट। एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देता है, तो वो एक्सपीरियंस अगर आप एग्जामिनेशन से पहले लेके जा रहे हो तो उस दिन पे आपको कुछ भी डर नहीं लगेगा। तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप भी इस कैटेगरी में लाई करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, बट दैट इज अप टू यू। मैं ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दे रही हूँ कि आपको कौन सी कैटेगरी में चूज करना है। तो आई होप अब मेंस का भी मॉक टेस्ट का भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है टाइम डिवीजन की, सबसे इंपॉर्टेंट बात। डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि करना आपको ही है। जनरल अवेयरनेस को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इट इज योर फ्रेंड, इट इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ज्यादा टाइम दोगे तो वो आपसे बना के रखेगा। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को टाइम नहीं दोगे तो वो आपसे चिढ़ के रहेगा, वो आपसे गुस्सा होकर रहेगा, है ना। इसको गुस्सा नहीं करना ना, इसको मना के रखना है। तो आपको इसको डेली के 4 घंटे देना है मिनिमम। यहाँ पे आप ये मत सोचना कि मैंने बहुत ज्यादा स्टडी प्लान बता दिया आपको। यहाँ पे 13 से 15 घंटे मिनिमम, 13 घंटे मान लो। मैं होती तो बहुत ज्यादा स्टडी करती। 24 घंटे आपके पास है, अगर आप मैक्सिमम 6 घंटे भी सो रहे हो, 24 में से अगर आप 6 घंटे भी सो रहे हो तो देखो पीछे कितने घंटे बच रहे हैं। उसमें से अगर आप लोग 13 घंटे भी अपनी पढ़ाई को दे रहे हो तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो। 14 घंटे भी दे रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ नवंबर का ही मंथ है जिसमें आपको सब कुछ फोकस में लेके आना है। बाद में कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ नहीं होगा,
सिर्फ हमारे पास रोना रह जाएगा, हम लोग सैड होके रह जाएंगे कि शायद मैंने उस टाइम मेहनत कर ली होती तो आज मैं कहाँ होता। रिग्रेट नहीं लाना अपनी लाइफ में, मेहनत करने का टाइम है। जनरल अवेयरनेस को आपको 4 घंटे देने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कंप्लीट स्टडी में, सेम उसी तरीके से देने हैं। इंग्लिश को आपको 3 घंटे देने हैं, जिसमें आपको रीडिंग भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। क्वांट और रीजनिंग को आपको 2-2 घंटे देने हैं, जिसमें आपके सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्वांट और रीजनिंग को कम टाइम क्यों दिया, बिकॉज दीज 2 आर मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स और मेरे अकॉर्डिंग आपको इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी आपको मैं ऑलरेडी प्लान बता चुकी हूँ, टाइम डिवीजन भी अब हो चुका है। दिस इज योर मिनिमम टाइम डिवीजन, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। तो टाइम डिवीजन के बाद हमारे पास कौन सा एलिमेंट आता है, वीकेंड स्पेशल। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल होता था, वीकेंड स्पेशल। वीकेंड स्पेशल पे मैं क्या करती थी बता देती हूँ, सीक्रेट है वैसे, हमारे बीच में रहना चाहिए, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। वीकेंड स्पेशल पे मैं क्या करती थी, करंट अफेयर्स, रिवीजन, या मैं बोलूं करंट अफेयर्स की जगह मैं जीके ही बोल दूं, सारे एलिमेंट्स इसके बीच में आ गए। जनरल अवेयरनेस की रिवीजन पे रिवीजन करती थी, और क्या करती थी, क्विजेस लगाती होती थी, एमसीक्यूज लगाती थी जनरल अवेयरनेस के। संडे का पूरा दिन मेरा जनरल अवेयरनेस को डिवोट होता था, बिकॉज इट इज योर बेस्ट फ्रेंड, राइट। नाराज नहीं करना ना इसको। आप लोगों को क्या करना है, वीकेंड पे पूरा दिन आपको करंट अफेयर्स करने हैं, रिवाइज करने हैं, जो पूरे वीक का आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो, और प्रीवियस मंथ्स का हर एक वीक का उठा लो ना, जैसे जैसे आपको रिवाइज करना। मान लो अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है तो सितंबर के फर्स्ट 2 वीक्स ले लो, उसको प्रैक्टिस करो, उसके एमसीक्यूज करो। तो संडे आपका पूरा जनरल अवेयरनेस को डिवोट होना चाहिए। और क्योंकि हम पूरा हफ्ता इतना पढ़ लेते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट भी चाहिए, तो मैं दिन के टाइम तो ये कर लेती होती थी, शाम के टाइम थोड़ा सा 1-2 घंटे, 1-2 घंटे नहीं बोलूँगी, 2-3 घंटे अपना रिफ्रेशमेंट टाइम रखती थी। कहीं जाना होता था किसी रिलेटिव के घर तो वहाँ चली जाती थी, फ्रेंड्स के साथ जाना है तो फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, पार्टी करनी है पार्टी कर लो। अब तो चलो नहीं कर सकते हैं कोविड-19 की वजह से, बट हाँ रिफ्रेशमेंट टाइम अपनी फैमिली के साथ ले सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो। रिफ्रेशमेंट हम सबको चाहिए, हम लोग मशीन नहीं है कि काम करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे। हम लोगों को भी रिफ्रेशमेंट चाहिए, हम लोगों को भी इंजॉयमेंट चाहिए ना लाइफ में, ताकि अगर हम लोग संडे को रिफ्रेश हो गए तो मंडे से फिर उसी जोश में आ सके कि हम लोगों ने अभी और ज़्यादा हार्डवर्क करना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, इसके एमसीक्यूज, बैंकिंग अवेयरनेस, जो भी आपका मैंने आपके पहले बताया उस तरीके से आप कर सकते हो, रिवाइज करना कर सकते हो। बेसिकली आपको मल्टीपल रिविजन करनी है, मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। वीकेंड स्पेशल, ओनली जनरल अवेयरनेस एंड योर रिफ्रेशमेंट टाइम एंड यू आर सॉर्टेड, ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको वीकेंड स्पेशल थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट टाइम हमारा आ गया ना, हम लोग अच्छे से अच्छे मूड में आ गए। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की। जैसे आप लोग IBPS PO अगर देने जाओगे तो आपका वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन होता है। सबसे पहली बात कि ये सेक्शन कब ओपन होता है या फिर कब हमें इसको अटेम्प्ट करना होता है। जैसे जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है उसके सारे सेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये पेपर आपका पूरा हुआ, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, वो विंडो क्लोज होते ही इमीडिएटली आपका डिस्क्रिप्टिव का खुल जाएगा पेपर। आपको टाइम गैप नहीं मिलेगा, कोई इंटरवल नहीं होगी, जैसे ही वो खत्म हुआ वैसे ही ये शुरू हुआ, इंस्टेंट होगा। और ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये कंप्यूटर पे ही होगा, यू हैव टू टाइप, ठीक है, टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी जैसे आप लोग अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स पे करते हो। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव में आता क्या क्या है। डिस्क्रिप्टिव में 2 टॉपिक्स आते हैं, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग। एसे राइटिंग का सोर्स भी बताती हूँ और लेटर राइटिंग का भी बताती हूँ कैसे होता है। देखो एसे राइटिंग जो होता है IBPS PO में 15 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन हाँ उसके आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लो पहला आपके पास एसे राइटिंग आया तो उसके अंदर आपके पास 3-4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो लेटर राइटिंग खुल जाएगा, लेटर राइटिंग में भी 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। बेसिकली 2 क्वेश्चन करने हैं, 25 मार्क्स के होंगे, और जैसे हमने कट ऑफ देखी थी 10 मार्क्स थी सेक्शनल, तो मिनिमम आपको 10-12 मार्क्स उसमें लाने ही पड़ते हैं, इतने तो आई गेस आ ही जाते हैं। अब एसे राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है, जो हमारे जनरल अवेयरनेस के अगर आप लोग डेली पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि कौन से हॉट टॉपिक्स हैं या फिर कौन से जनरल टॉपिक्स हैं। जैसे
इक्वालिटी हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, इस टाइप के जो जनरल इकोनॉमिक इश्यूज हो गए, सोशल इश्यूज हो गए, ये जितने भी इश्यूज होते हैं ये आ सकते हैं। या फिर मैं जनरल स्टडीज एज अ होल बात करूं, जीए जनरल अवेयरनेस, उसमें आपके इकोनॉमी रिलेटेड भी न्यूज़ होती हैं, सोशली रिलेटेड भी न्यूज़ होती है, फाइनेंशियल न्यूज़ भी होती है। तो आपको पता है कि हाँ आज इस मंथ का ये हॉट टॉपिक चल रहा है तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। जैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गए आर्टिकल्स, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब प्रिपेयर कहाँ से करें, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, एक वेबसाइट है विच इज इनसाइट्स IAS, जिसका URL क्या है, insightsonindia.com। आई रिपीट, insightsonindia.com, ये वाली जो वेबसाइट है, ये मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, ये IAS रिलेटेड वेबसाइट है, बैंक का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, IAS की है। लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चंस प्लस आंसर्स मिल सकते हैं, यहाँ से आपको स्ट्रक्चर मिल सकता है। आप लोग बोलते हो ना कि हमें मटेरियल की कमी है, तो यहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा जहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे, व्हाट यू हैव टू डू, आपको आंसर राइटिंग पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिक्योर क्वेश्चंस आएगा और सिक्योर सिनॉप्सिस आएगा। सिक्योर क्वेश्चंस पे आपको नहीं जाना, बिकॉज वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, नहीं जाना। सिक्योर सिनॉप्सिस 2020 पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डेट वाइज मिलेगा, जैसे यहाँ पे अक्टूबर का भी मिलेगा, सितंबर का भी मिलेगा। आपको यहाँ पे देखो सितंबर का भी यहाँ पे आ गया, तो सारे के सारे मंथ्स के सारे डेट्स के आपको यहाँ पे सिनॉप्सिस मिल जाएंगे, मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्लस आंसर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 अक्टूबर का ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या आया, रोल ऑफ जेंडर इम्बैलेंस इज वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न्स। इसमें आपको बेसिकली बताना क्या है, रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एम्पावरमेंट। जनरल हमारा इशू है, जनरल इशू है, हमारे एग्जामिनेशन में आ सकता है। आपको देख के पता चल रहा है कि हाँ जेंडर इक्वालिटी पे या फिर सोशल वुमेन एम्पावरमेंट पे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, पता लग गया देख के। अब इसको देखो, क्वेश्चन आपके पास आ गया। यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर गिवन है। पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, फिर आपको बॉडी मतलब जो इसके बीच का कंटेंट है वो लिखना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। स्ट्रक्चर आपके पास आ गया, फिर इसमें आपको एग्जैक्टली वही चीज करके दिखाई गई है कि इंट्रोडक्शन में ये लिखा, बॉडी में हमने ये लिखा और कंक्लूजन में ये लिखा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका मटेरियल बहुत ज्यादा है और वहां पे आई गेस हमारे पास लिमिट 200 to 250 वर्ड्स ही होती है ऐसे राइटिंग की, ठीक है, इतनी ही लिमिट होती है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ सरप्लस मटेरियल है, आप ये क्वेश्चन उठाओ, उसका करना शुरू करो, ठीक है। फिर यहाँ देखो कि आपने क्या लिखा और इन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, इम्प्रोवाइजेशन होगा। आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ये लाइन भी ऐड कर सकता था। एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग सोचते हैं ना कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी वोकैब यूज करनी होती है, बहुत हाई फाई इंग्लिश करनी होती है डिस्क्रिप्टिव में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग 11th-12th में ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग करते थे, स्कूल में करते थे, सिमिलर वही पैटर्न रहेगा। जो आपकी नॉर्मल इंग्लिश है आपको वही यूज करनी है, ज्यादा हाई फाई करने की कोशिश मत करना, नंबर नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा। जो आपकी बेसिक इंग्लिश है वही करनी है, कंसीडरिंग आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई नहीं है। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, मान के चलो कंटेंट सही है, आपका आंसर बहुत अच्छा लिखा गया, हाई फाई इंग्लिश नहीं लगानी है। एक चीज यहाँ पे और, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, उस पैटर्न को भी आपको अच्छे से चलाना है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि आपके मार्क्स जो है यहाँ पे अच्छे आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा दिख रहा है, आप इससे अपना आंसर जो है वो मैच कर सकते हो और यहाँ पे इंप्रूवमेंट ला सकते हो अपने आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है। फिर से बोलूंगी, आपको इसको क्रैम नहीं करना है, सिर्फ एज अ रीडिंग पर्पस के लिए देखना है कि मुझे यहाँ से मटेरियल किस टाइप का मिल रहा है। यहाँ पे देखो आपके पास आया ये क्वेश्चन, कॉन्टिनेंटल ग्रैंड स्ट्रेटेजी फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टुडे, मतलब यहाँ पे स्ट्रेटेजीज के बारे में बात की गई है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आ सकता है? नहीं आ सकता, छोड़ो इसको, नहीं आएगा। तो इस तरीके के आपको पता चल गया कि कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर मिल गया, मटेरियल मिल गया, प्रैक्टिस करो और यहाँ से आप अपना जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। अब बात रही लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग में आपका क्या होता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको लेटर टू मैनेजर, लेटर टू मतलब ब्रांच मैनेजर, लेटर टू न्यूज़पेपर एडिटर, लेटर टू योर फ्रेंड, फॉर्मल लेटर्स आते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं, उसके आगे बाइफर्केशन होती है।
वो आपको गूगल पे मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि हमें पैटर्न देखना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च करना, IBPS PO का टॉपिक्स मिल जाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और किसी भी आपको लेटर को अटेम्प्ट करना है तो उसका स्ट्रक्चर भी आपको गूगल पे मिल जाएगा और उसको आपका कंटेंट भी गूगल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं ये मानती हूँ कि आपने स्कूल टाइम में भी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, 11th-12th में हम लोग लिखते ही थे, तो वहां से भी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं इसके कंप्लीट होंगे। तो लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग पूरा हुआ, यहाँ से कंटेंट पूरा हुआ, कंप्यूटर टाइपिंग रहेगी, टाइम लिमिट होगी। आपको कोशिश करो, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो वीकेंड पे कर लो, वीकेंड पे करोगे या फिर मैं मानती हूँ कि आप वीक में 2 बार करोगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस अपने लैपटॉप पे ही करना ताकि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छे से बन जाए। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है और आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, नॉर्मल इंग्लिश रखनी है और आपका डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट हो जाएगा, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने पैटर्न की बात कर ली, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर ली, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये टाइप हमें पता चल सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे मैं आपके लिए जो एग्जामिनेशन हमने डिस्कस किए हैं उसके क्वेश्चन लेके आई हूँ, रीजनिंग के और क्वांट के, ताकि आपको आइडिया लग सके। तो ये पहला IBPS PO का है, कुछ इस तरीके की आपकी यहाँ पे पजल आई थी। आप देख सकते हो कि हमारे इस एग्जामिनेशन में इस सिमिलर पैटर्न की पजल जो है वो आ सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मैथ्स में, क्वांट में इस टाइप की DI आई थी। ये नॉन अरिथमेटिक बेस्ड है, बट यू कैन सी द टाइप हेयर कि आपको एक ग्राफ दिया गया है, एक टेबल दिया गया है और उससे आपको कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये मैंने सिर्फ आपको एक टाइप बताया, मैंने प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डिस्प्ले किए हैं। उसके बाद बात करती हूँ मैं यहाँ पे RRB PO की। RRB PO में आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे पास आपकी पजल सीटिंग अरेंजमेंट आई थी, ये आपकी DI आई थी, और जो मैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रही थी वो ये है, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन चूज करके इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये भी नॉन अरिथमेटिक बेस्ड है विद अ पाई चार्ट एंड अ टेबल। उसके बाद मैं किसकी बात करूंगी, RRB क्लर्क की। RRB क्लर्क में ये आपके पास यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट आई एंड उसके बाद आपके यहाँ पे डबल पाई चार्ट बेस्ड DI आई, जो कि आई होप बहुत इजी है करने को अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। टोटल नंबर ऑफ शूज दिए गए हैं हमें यहाँ पे, उसकी बाइफर्केशन है और उसके बाद लेदर शूज की बाइफर्केशन है। आई होप आपने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी प्रैक्टिस किए होंगे, तो अब आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि हमारे एग्जामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब मैं बात करूंगी हमारे कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए लिए हैं फॉर योर बेनिफिट। इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, तो पहला इनिशिएटिव हम देखते हैं, वी हैव लॉन्च्ड आवर वेबसाइट। हमारी जो वेबसाइट है इट इज studyniti.com। अगर आप लोग गूगल पे टाइप करोगे studyniti.com तो आपको उसका ऐसा कुछ होम पेज दिख जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए यहाँ पे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आपको उसको एक्सेस कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। What you have to do, you have to click on daily free content। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसा आपको कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे फ्री कंटेंट में क्वांट के लिए आपके DIs, रीजनिंग के लिए पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इंग्लिश के लिए RCs और जीके के लिए करंट अफेयर्स डेली के अपडेट होते हैं डेट वाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन देखना है तो जैसे मान लो करंट अफेयर्स करने हैं तो करंट अफेयर्स पे क्लिक कर दो तो ऐसा कुछ आ जाएगा। क्वांट का करना है तो क्वांट पे क्लिक कर दो, सब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली अगर कुछ पर्टिकुलर एक सेक्शन का करना है तो आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमारी एप्लीकेशन भी है। स्टडी नीति ऐप हमारी गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। मैं आपको वेबसाइट का भी लिंक और एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब वहां से क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको ये फ्री कॉन्टेंट वहां पे मिलेगा कैसे, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी, उसके बाद यू हैव टू लॉग इन करने के बाद आपको भी पता है साइड में एक टैब्स आते हैं डिफरेंट है ना। उन टैब्स में आपको एक मिलेगा ब्लॉग, BLOG, ब्लॉग का टैब मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है और ब्लॉग के टैब में आपको ये सब चीजें ऐसे ही अवेलेबल हो जाएंगी। तो फ्री कंटेंट आप ऐप में भी एक्सेस कर सकते हो और वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फ्री कंटेंट। अब मैं बात करूंगी मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आपको कैसे एक्सेस करना है, यू हैव टू गो ऑन द प्लान्स पे आप गए, यहाँ पे मैं आपको एज अ होल पैकेज बताऊंगी। मैं आपको टुकड़ों में नहीं बताऊंगी, कुछ आपकी प्रिपरेशन एज अ होल हो जाए उसके बारे में बताऊंगी। तो दिस इज आवर स्टडी नीति स्पेशल पैकेज, इट इज ओनली फॉर ₹500 और उसमें क्या क्या अवेलेबल है।
सबसे पहली चीज, इसकी 1 ईयर वैलिडिटी है। मतलब अगर आज को आप परचेज आज कर रहे हो तो आज से 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, इट विल बी वैलिड। जितने भी टेस्ट हमारे आने वाले हैं या जो आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम हैं, सभी इसके अंदर ही ऐड होंगे, आपको कुछ भी अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। IBPS PO, RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क, सभी के आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस ऑल्सो, अगर कोई इंश्योरेंस एग्जामिनेशन आता है जैसे LIC का, NIACL का, तो वो भी यहाँ पे जो है एड ऑन हो जाएगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, सारे के सारे मॉक टेस्ट, चाहे वो फुल लेंथ है, चाहे सेक्शनल है, चाहे आपके पास मिनी मॉक है। अब मिनी मॉक की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक, दिस इज आवर स्पेशलिटी, इसमें आपके स्पीड बूस्टर सेशंस रहते हैं। आपके मिनी मॉक DI के भी मिलेंगे, आपको पजल्स के भी मिलेंगे और सिंप्लीफिकेशंस के भी मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके भी मिनी मॉक आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली दैट ओनली वर्क्स फॉर बूस्टिंग योर स्पीड, आपकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए। तो वो आपके प्रीलिम्स के हैं। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में हमारे पास जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के मिनी मॉक हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, आपको अलग से नहीं लेने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये जो पूरा पैकेज है, इसमें आपका प्री प्लस मेंस, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों इंक्लूडेड है। आपको एक ही पैकेज लेना है एंड यू आर सॉर्टेड, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट आर पैकेज, और ये आपको मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो किसी पे भी आप एक्सेस इसको कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ बाकी मॉक टेस्ट के बारे में। तो होम पेज पे अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा होम पेज, ऐसा आया होम पेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आई। तो दिस इज योर डिफरेंट टैब्स, अगर आपको अलग से कुछ एक आपको अलग से पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं IBPS RRB PO का ओपन करती हूँ। IBPS RRB PO का मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आपको मेंस का भी मिलेगा, प्रीलिम्स का भी मिलेगा और कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपको पता चल सके कि वेबसाइट का जो कंटेंट है, मतलब जो हमारे मॉक टेस्ट का कंटेंट है कैसा है, तो आप लोगों को यहाँ पे हमने एक फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, ताकि इफ यू वांट कि आपको खरीदने से पहले ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई इट। यहाँ से एक फ्री मॉक टेस्ट है। और जो कंटेंट है, कंटेंट की भी बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा लो लेवल का है जो एग्जामिनेशन में नहीं आता, या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है जो आ ही नहीं सकता। कंटेंट हम लोग जो आता है उसको देखकर प्रिपेयर करते हैं और जो आ सकता है उसको देखकर प्रिपेयर करते हैं। मेन फोकस हमारा ये रहता है कि क्या एग्जामिनेशन में चीज़ आ सकती है। अगर हम लोग आ सकती है के लिए प्रिपेयर करेंगे तभी हम लोग एज अ होल प्रिपरेशन कर पाएंगे ना। तो यू विल गेट फ्री मॉक टेस्ट फ्रॉम हेयर। यहाँ पे जैसे मेंस का मॉक टेस्ट है तो व्यू पैकेज अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा। तो इसका जो यहाँ पे पहला मॉक टेस्ट, मान लो ये पहला मॉक टेस्ट है, ये आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगा एंड आप इस मॉक टेस्ट को दे सकते हो एंड यू कैन चेक द कंटेंट फ्रॉम हेयर। और अगर आप बात करोगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा पैकेज, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप लोग अगर 500 वाला पैकेज, स्पेशल पैकेज लोगे तो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा और कुछ भी आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज बेस्ट फॉर यू फॉर प्रैक्टिसिंग द मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट की बात हो गई। अब हम लोग क्या बात करेंगे, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो जैसे कि स्टडी नीति हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इस पे आप लोग अगर क्या करोगे, हमारे पास यहाँ पे होम पेज खुलेगा, प्लेलिस्ट आएगी, यू हैव टू क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। यहाँ पे आपके पास सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मेंस के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज की 26 वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको पूरा करो अगर आपने अभी तक पूरा नहीं किया है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास यहाँ पे मेंस लेवल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की भी हमारे पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, जिसमें 33 वीडियोस है। मतलब आपको यहाँ पे एटलीस्ट 33 सेशंस मिल जाएंगे। अगर आपने ये भी नहीं देखे हैं तो इसको आप कवर अप करना शुरू कर दो, क्योंकि आगे और आपके बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं। हमने डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करी, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट की बात करी। अब बात आती है मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आपके क्वांट की हो चाहे रीजनिंग की हो, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर आप लोग प्लेलिस्ट पे जाओगे आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो ये तो रही पहले की बात जो हमने ऑलरेडी सेशंस कर रखे हैं। अब आगे आने वाली बात, जो हमारे नए सेशंस हैं आपके फोकसिंग ऑन मेंस एग्जामिनेशन,
वो 2-3 दिनों में शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपका बैकलॉग है तो आप यहाँ से पहले कंप्लीट कर लो सारा। उसके बाद जो नए सेशंस आएंगे उनको आप डेली बेसिस पे करना, क्योंकि डेली आपको मेंस की डेटा इंटरप्रिटेशन और पजल आई विल प्रोवाइड यू। और ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा देखने को कहीं पे फ्री में। मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूंगी, जस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे सब कुछ आपको मिलेगा। एंड यू हैव टू डू दैट क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाए। एंड कंटेंट की श्योरिटी आपको मैं दे सकती हूँ कि ऐसा फ्री में कोई भी नहीं कराएगा या फिर करा रहा होगा भी, ठीक है। तो दैट यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम हेयर। एंड सबसे अच्छी बात ध्यान रखना कि 2-3 दिनों में सीरीज शुरू होगी हमारी, उसको आपको अच्छे से करना है ताकि आपका जो डिसिप्लिन है वो भी बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली अपने कंटेंट के बारे में। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम बाय टाइम आ जाएं। एंड नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए आपकी, और बेल आइकन भी आप उसके लिए दबा लेना ताकि ऑन टाइम आपको सब कुछ जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, ओके। तो यहाँ पे आई होप आपको सारा प्लान मैंने आपको डिलीवर कर दिया है जो मेरी तरफ से था, एंड जो आपको करना चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए। एंड आई थिंक मैंने छोटी से छोटी हर एक डिटेल को कवर अप किया है यहाँ पे। जो भी आपके मन में डाउट्स रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर कि ये प्रिपरेशन ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है और क्यों नहीं हो रही है, वो भी आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कंटेंट भी हो गया, प्लान भी हो गया, मॉक टेस्ट भी हो गया। एंड I think that's all for this session. And what you have to do, if you like this video, just press the like button and share the video with your friends. अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, सेशन बहुत अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर इसको शेयर करना। बिकॉज एक वो बोलते हैं ना कि मोटिवेशन आपको भी मिलती है, मुझे भी थोड़ी सी मिलेगी अगर आप लोग मेरे वर्क को अप्रिशिएट करोगे तो जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कुछ कर देना जो आप कर सको। एंड आई होप अब आपको प्रैक्टिस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। जो सेशंस आगे आने वाले हैं उनको भी डेली अटेंड करोगे, हम लोग बहुत अच्छे से सेशंस करेंगे। एंड इसी तरीके से पढ़ते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, स्मार्ट वर्क करते रहो। गुड लक एंड स्टे हैप्पी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद मिले हम। आपने सेशंस को मिस तो किया होगा ना, लेकिन आज का सेशन जो है ना बहुत अच्छा रहेगा, मस्त एकदम। पेट मेरा पेट ना बहुत भूख लग रही है, तरस आ रहा है मुझे अपने पेट पे, मेरा बहुत भूख लग रही है। अब तो खाना दे दो, इस गरीब को थोड़ा सा खाना दे दो। खाना पर नहीं, जल नहीं पीऊंगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। खाना नहीं खाऊंगी मैं जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। मैं ये कंप्लीट करवा के छोड़ूंगी आज, चाहे मेरे को 2 घंटे लगे चाहे 3 लगे, 2 या 3। आप लोग मेरे साथ हो, मेरे को पता है आप लोग मेरे साथ हो, तभी तो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो मैं क्यों बनाऊंगी? आई नो यू आर विद मी, राइट। अन्न नहीं खाऊंगी, कंप्लीट करूंगी पक्का। हेलो फ्रेंड्स, नेटकट खा लो, खा लो। बहुत टेस्ट है, स्वाद है।